गुञ्जा साहू अस्ति। अहं द्वादशकक्षायां पठामि। भवान् अस्माकं विद्यालये आगतः इत्यर्थे वयं सर्वे अतीव प्रसन्नौ स्मः। अस्माकं विद्यालये भवन्तं स्वागतम्। Thank you, Veda. Good morning, everyone. Very warm welcome to all respected guests, teachers, and my dear students present here. I am Vibha Gautam, a teacher and coordinator of Prerna Higher Learning Institute at Prerna Vidyalaya. Today we are honored to have Mananiya Shri Vinay Kumar Pandey ji, the Deputy Advocate General at High Court of Chhattisgarh, with us as our guest speaker for today. And our founder member Ganesh Verma ji, CEO of Bhavya Srishti Udyog. आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन है प्रेरणा विद्यालय में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रेरणा विद्यालय के बारे में कुछ साझा करना चाहूँगी आप लोगों के साथ। प्रेरणा विद्यालय की स्थापना 2017 में हुई। यह एक इंग्लिश मीडियम CBSE एफिलिएटेड स्कूल है। यहाँ पे वर्तमान में 350 छात्र पढ़ते हैं जो 18 अलग अलग राज्यों से आते हैं। हमारे विद्यालय की एक अच्छी विशेषता है कि यहाँ पे टीचर स्टूडेंट रेशियो, इसके प्रमाण के रूप में हमारे जो कुछ बोर्ड की परीक्षाएं के जो परिणाम रहे वो प्रमाण के रूप में हमें मिलते हैं। जैसे लास्ट टाइम जो 10वीं की कक्षा रही उसमें 50% छात्रों ने 85+ अंक प्राप्त किए, 29% छात्रों ने 90+ प्राप्त किए, एक छात्रा ने 95+ प्राप्त किए। इस तरह से हमारा रिजल्ट 100% रहा। कक्षा 12वीं जो पहला बैच था लास्ट ईयर, उसमें 15 विद्यार्थी सम्मिलित हुए, जिसमें 7 छात्रों ने 75+ प्राप्त किए, 2 छात्रों ने 80+ प्राप्त किए और एक छात्रा ने 85+ प्राप्त करके इसमें भी हमारा जो परिणाम रहा वो 100% रहा। इस साल हमारी दूसरी बैच ने 12 दिलाया है, इसका रिजल्ट में आएगा। उसके साथ साथ आप मुझे साझा करते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे विद्यालय में कला उत्सव और ऐसे कल्चरल प्रोग्राम में भी पार्ट लिया, जिसमें पहला राष्ट्रीय सिलेक्शन हुआ, जो इस जिले का भी पहला राष्ट्रीय चयन था। उसके साथ साथ और भी कुछ अवार्ड हमारे बच्चों के नाम रहे, जैसे प्रेरणा अवार्ड जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा था। उसके अलावा जिले में टॉप 3 में आने के लिए छात्रों को अवार्ड मिला है। साथ ही आपके साथ शेयर करते हुए मुझे और भी खुशी हो रही है कि हमारे बच्चों को 4 भाषाओं में अपना परिचय रखना आता है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और छत्तीसगढ़ी है। हमारा मानना है कि हमारा स्कूल इंग्लिश मीडियम तो है ही, उसके साथ साथ सभी भाषाओं का बच्चों को महत्व समझ में आए। As all we know, we are gathered here for Prerna Higher Learning session. Prerna Vidyalaya Higher Learning classes is a part of Prerna Higher Learning program, in which school invites inspiring public personality every month to meet our senior students. This session helps students to understand the value, quality and efforts needed to become successful and responsible individuals. हम हायर लर्निंग सेशन में ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित करते हैं जो समाज में बड़ा काम कर रहे हैं और समाज में मन से लगे हुए हैं। इससे हमारे बच्चों को प्रेरणा मिलती है और वहाँ तक पहुँचने का रास्ता पता चलता है। इसी सीरीज में आज हमारे साथ माननीय श्री विनय कुमार पांडे जी उपस्थित हुए हैं। माननीय श्री विनय कुमार पांडे जी वर्तमान में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में उप महाअधिवक्ता डिप्यूटी एडवोकेट जनरल के पद में कार्यरत हैं। यह अत्यंत ही प्रतिष्ठित और उत्तरदायित्वपूर्ण पद है। Before we invite him to share his thoughts with us, I would like to briefly introduce him. Shri Vinay Kumar Pandey ji holds Bachelor of Science degree in Electronics, followed by a Master's degree in Sociology. He did Bachelor of Law, LLB. Shri Vinay Kumar Pandey ji has a unique academic journey that reflects both technical understanding and a deep interest in social sciences. He is now serving in a highly respected and responsible position as Deputy Advocate General
contributing significantly to the field of law, justice, through his knowledge, experience, and firm commitment. Before moving further, I would like to share about Deputy Advocate General. It's a position with significant responsibilities. It's a position of great responsibility, prestige, and requiring deep knowledge of law, strong advocacy skill, and commitment to the public service. उप महाअधिवक्ता डिप्यूटी एडवोकेट जनरल एक वरिष्ठ विधि अधिकारी होते हैं जो हाई कोर्ट में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह पद राज्य सरकार के प्रमुख विधि सलाहकार महाअधिवक्ता एडवोकेट जनरल के अधीन कार्यरत होते हैं। सरकार की ओर से महत्वपूर्ण कानूनी मामलों को संभालते हैं और सहायता प्रदान करते हैं। उप महाअधिवक्ता डिप्यूटी एडवोकेट जनरल की भूमिका में शामिल है उच्च न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से मामलों का वकालत करना, राज्य के विभिन्न विभागों को विधिक सलाह देना, विधि सम्मत लॉफुल प्रतिनिधित्व के माध्यम से न्याय सुनिश्चित करना, कानूनी नीतियों के विकास में योगदान देना और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना। यह अत्यंत ही जिम्मेदारी और प्रतिष्ठा वाला पद है। As a part of our higher learning session series, we are honored to have among us today Shri Vinay Kumar Pandey ji, who is currently served as Deputy Advocate General at High Court of Chhattisgarh. Now, I humbly request Mananiya Shri Vinay Kumar Pandey ji, please come up on the stage and share his valuable experience and insights with all of us. That what the post I am holding. You all are comfortable in English and Hindi? So it will mix, right? Hindi and English as well as. What has been the post of Deputy Advocate General that is now known to you? What we do here. This session is not going to be any kind of a lecture. Be relaxed. I am not here to teach you anything. I am here only to experience my life experience. Experience what I have experienced in my life. Right? You all have got this. Right? आप लोगों ने पढ़ा ही होगा सबसे पहले प्रेरणा विद्यालय इट्स योर स्कूल। आप लोगों को खुशी इस बात की होनी चाहिए कि आप लोग प्रेरणा विद्यालय में अपनी शिक्षा प्राप्त करें। Now, first thing is sharing of life journey, right? Higher learning class. ये आप लोगों को हमेशा ये एक लाइन मिलता ही होगा। Then eminent speaker, फिर जो पहला थॉट आपको आया होगा श्री विनय पांडे। नाम मेरा विनय। पहले आप लोग को रिलेट किए होंगे अपने साथ। आप लोग ऐसा नहीं होगा ये नाम पहली बार सुने होंगे। विनय आपके घर में कोई होंगे, क्लास में कोई होंगे, सबसे पहले आप उनके बारे में सोचना चालू किए, राइट? फिर पांडे, ठीक? आप में से कोई पांडे हो सकते हैं, आपके घर में कोई पांडे हो सकते हैं, आसपास पांडे हो सकते हैं, आप उससे रिलेट किए होंगे। ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो हमारी लाइफ में रोज होते रहती हैं, हम कुछ नोटिस करते हैं और कुछ नोटिस नहीं करते, ठीक है? आप कुछ यही रहती है कि हॉस्टल में मतलब यहाँ है कि बाहर से आप लोग आते हैं, हॉस्टल है कुछ, आप अपने घर में अपने मदर फादर जिससे कनेक्टेड होंगे, ब्रदर जिससे कनेक्टेड होंगे, सबसे पहले आपने बताया होगा पापा मम्मा भाई, हमारे लिए कल एक एमिनेंट स्पीकर श्री विनय पांडे जी आने वाले हैं। मैं आपके लिए फर्स्ट पर्सन हूँ। आप अपने फादर या मदर को बताए होंगे, वो अगर कहीं डिस्कस कर रहे होंगे तो बोलेंगे कोई विनय पांडे आएंगे जो कल बच्चों को हायर लर्निंग क्लास में अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करने वाले। देखिए मैं वही था, ठीक है?
आपके लिए क्या था? विनय पांडे, आपके दोस्त यारों के बीच में एक नाम, पांडे सरनेम में से किसी एक के बीच का नाम, आपके मदर फादर के लिए कोई हो गया। लाइफ ऐसे ही चलती है, राइट? अगर आप अपनी लाइफ में चीजों को नोटिस नहीं करेंगे तो मेरे को लगता है कि आप अपनी लाइफ को जैसे सब जिए वैसे जीजिए, तो आप अपनी लाइफ को स्पेशल कैसे कर सकते हैं? हाउ यू कैन? बहुत इजी है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप बस उसको नोटिस करना चाहिए, सिर्फ नोटिस। मेरे को टाइम दिया गया है 11 से 12:30 बजे, ठीक है? 1.5 घंटे की रहेगी। इन 1.5 घंटों में कुछ चीजों को मैं बार बार रिपीट करूंगा। वो होगा लायबिलिटी, एसेट, आपका एब्जॉर्ब होना और ऑब्जर्व करना, एनर्जी, पैटर्न, इन्वॉल्व और आइडेंटिफाई, ये कुछ चीजें हैं। बहुत सारी बातें कही गई हैं ज्ञान, नॉलेज के बारे में, बहुत अच्छी बात है, हमको बुक्स पढ़नी चाहिए, बट वो बुक्स हमको क्या देती है? दैट इज अ सेकेंड हैंड नॉलेज। किसी ने कुछ एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में, उसने उसको राइट डाउन कर दिया, वो आपके लिए गाइडिंग फैक्टर हो सकता है, राइट? आप अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस करते हैं वो आपका फर्स्ट हैंड नॉलेज है, और वो फर्स्ट हैंड नॉलेज आपको लाइफ टाइम काम आता है, ठीक है? इस बीच में हम लोग, मैं अपनी लाइफ की बातें कुछ बताऊंगा, कुछ चीजों को मैंने सुना जिससे मेरे को इंस्पिरेशन मिला, मैं उसकी बातें करेंगे, ठीक? मेरी क्वालिफिकेशन बताया गया कि मैं बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, एमए सोशियोलॉजी, एलएलबी, राइट? जब छोटा था, आप सब अभी आप 9, 10, 11, 12 के बच्चे हैं, और छोटे थे तो आपके घर में कोई आपके आते थे तो बोलते थे बेटा बड़ा होकर क्या बनना चाहते हैं? सबसे पूछ रहे होंगे, जो बड़ा बोरिंग लगता है, मैं बन जाऊंगा, पता चल ही जाएगा आपको क्या करना, लेकिन हमको जवाब देना क्या कि बड़े हैं आप। तो उस समय बच्चे किसी से सुने, सुनीता विलियम्स, कोई न्यूज फ्लैश हुआ कि किसी ने बॉर्डर पे बहुत कुछ अच्छा ऐसा किया, फाइट किया अपने नेशन के लिए, पेट्रियटिज्म जागी, कभी किसी पॉलिटिशियन को आसपास देखें, तो हमारे जो ड्रीम है या हम यहाँ पहुँचना चाहते हैं वो पल पल बदलते रहता है, बदलना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं, बड़े बोलते हैं छोटा था तो ये बनना चाहता था, बाद में फिर ये बनना चाहता था, बाद में बना, और बना क्या? मत सुनिए उनकी बात। आपके ड्रीम्स आपको कहाँ पहुंचना है ये बदलेगा। लाइफ है जस्ट लाइक वाटर, बह रहा है, आप उसके साथ फ्लो कीजिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए। अब फिर मैं बोला था ऑब्जर्व एंड एब्जॉर्ब। आप लोग यहाँ हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग थिंकिंग होगी। कोई मैथ्स में बहुत अच्छा होगा, कोई साइंस में अच्छा होगा, कोई सोशल में अच्छा, संस्कृत, हिंदी। किसी को किसी के सामने अपनी बातें रखना में थोड़ा भी संकोच नहीं होता होगा। कोई सोचता है कि अगर ऐसा बोला तो सामने वाला क्या सोचेगा। ऑब्जर्व कीजिए, अपनी आइडेंटिटी खुद बनाइए। आप अपनी आइडेंटिटी बनाते चलिए, ये मत सोचिए कि मैं सही हूं, मैं गलत हूं। आपका टाइम आएगा। मैंने बीएससी, अब देखिए आप वेरिएशन मेरे लाइफ का ग्राफ, मैं कोई बहुत कुछ अचीव करके नहीं बैठा हुआ हूं। अचीव वो भी इसकी डिस्कस करेंगे। मैंने बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स की, अब उसके बाद मेरे को कहाँ जाना चाहिए था? एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, मेरे को या इंजीनियर बनना था। मेरे कुछ फ्रेंड वही बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स बाद एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स करने के बाद आज वो स्वीडन, इंग्लैंड, हैदराबाद किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कहीं कहीं पोस्टेड है। अब मेरी लाइफ ग्राफ देखिए, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर मेरे को लगा मेरे मैटरनल अंकल वो आईएएस, एक आईपीएस, मेरे को लगा मेरे को भी जाना चाहिए। तैयारी किया,
2 साल मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के समय वैकेंसी नहीं आई, तैयारी छूट गई। लॉ किया, लॉ करने के बाद लोग बोलते थे अब तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट आया ना, जिसने उस समय लॉ किया उसको ये बोला जाता था कि आप कुछ नहीं कर सकते तो लॉ करिए। तो मैं वहां था, मेरी पोजीशन, मैं वो था जिसको समाज में ये कहा गया कि ये कुछ ज्यादा नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर पाया तो लॉ कर रहा है। अब चेंज हो चुका है सिनेरियो। लॉ करने के बाद हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बंटवारा हुआ, नया राज्य बना, नया हाईकोर्ट आया। अपॉर्चुनिटी थी कि हाईकोर्ट बिलासपुर आ गया। आया, इंग्लिश मीडियम स्कूल से था। कुछ लोगों ने बोला कि हाईकोर्ट ज्वाइन करो, वो भी करके देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। हाईकोर्ट ज्वाइन किए, बहुत अच्छा था कि सीनियर अच्छे मिल गए, सीनियर अच्छे मिल गए। उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी, उन्होंने ये नहीं सोचा जूनियर है तो इसको कैसे केसेस दें, उनको भी लगा होगा, उन्होंने भी देखा होगा कि कर सकता है। जर्नी ऐसे चालू हुई, धीरे 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 फिर समझ में आने लगा कि यही शायद मेरा यहाँ लिखा हुआ है कि मेरे को हाई कोर्ट में ही एज एडवोकेट अपनी पहचान बनानी। इस बीच हमारे देश के कहना चाहिए कि टॉप मोस्ट जो एडवोकेट होते हैं, जिनके नाम से मतलब ऐसा होता है कि अगर उनको इंगेज कर लो केस जीत जाते हैं। ऐसे एक नाम थे शांति भूषण, अगर आप लोगों ने नहीं सुना होगा तो वो पहले यूनियन मिनिस्टर थे, और उनके बेटे प्रशांत भूषण, जो अभी आप लोगों को कभी कभी न्यूज़ में फ्लैश होते होंगे, प्रशांत भूषण, तो उनके साथ मेरे को अपियर होने को मौका मिला। विवेक तनखा और राज्यसभा सदस्य और भी बहुत सारे। इस बीच बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिला। सीनियर्स अपने केसेस कैसे तैयार करते हैं, मेरी सोच जहाँ खत्म होती है उनकी सोच चालू होती है। कोर्ट में प्रैक्टिस करना, बुक्स रीड करना, दैट इज नॉट प्रैक्टिस। कोर्ट क्राफ्ट इज मोर देन दिस काइंड ऑफ रीडिंग द बुक्स। उनसे सीखने को मिला। आपको हर समय लाइफ कुछ ना कुछ सिखाएगी, कुछ ना कुछ सिखाएगी। अगर कॉन्शियस हैं तो सिखाएगी, नहीं तो फर्क नहीं पड़ता। बहुतों को लाइफ में आए हैं, पापा मम्मी ने बोला तैयारी करो, पढ़ाई करो, पढ़ लिए, अच्छी जगह पहुंच गए, ठीक नहीं पहुंचे, सिर्फ अपने आप को कोसते हुए कि मैं वहां नहीं पहुंच पाया, मेरे फ्रेंड पहुंच गए। आपको वो नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। आज आपको प्रेजेंट में क्या मिला है। आज आप क्लास 9th में हैं तो 9th के सब्जेक्ट को आप कितने अच्छे से पढ़ सकते हैं, वो आपको क्या सिखाने जा रहा है, वो कॉन्शियस माइंड से सोचिए, आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। प्रेजेंट में लाइफ को जीना, दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। आपको संत नहीं बनने की कोई शिक्षा देगा, बोलेंगे बाहर सिखाएंगे आपको कि ये करो वो करो, बहुत सारे टीवी चैनल्स में आपको सुनने को मिलेगा आपको। लेकिन अगर मेरा अगर एक्सपीरियंस से आप माने तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, बस आप अपने प्रेजेंट को सिर्फ आप ऑब्जर्व करते रहिए, आपको जहां पहुंचना है पहुंच जाएंगे। ये होता है कि हम कई बार डिबेट करते हैं अपने फ्रेंड्स के बीच में, तो आप अपनी एनर्जी सेव कीजिए। मैं पहले बोला कुछ चीज़ें मेरी स्पीच में जो भी बोलूँगा, स्पीच में कुछ चीज़ें रिपीट होती जाएगी, वो है एनर्जी। आपको पहला तो मानव जीवन मिला। मानव जीवन ही एक ऐसा है, मनुष्य है जो एनर्जी और बाकी सब चीज़ों को समझने की शक्ति रखता है। आप अपनी एनर्जी सेव कीजिए अच्छी चीज़ों के लिए। एक स्टोरी है जो आपने तो सुना होगा, मैं ऐसी कोई भी नई बात नहीं करने वाला जो शायद आपने नहीं सुना होगा, कि ये जो है ना, आपका YouTube हो, इंस्टा हो, यूज करने के ऊपर है। अच्छी अच्छी चीज़ों को बहुत ये भी बताता रहता है। तो बात की कि एनर्जी हम कैसे सेव करेंगे। मैं किसके साथ बात करूंगा कि मेरी एनर्जी इन्हेंस होगी,
ना कि डिटरेट होगी। एक बार एक गधा, आप लोग 10 सुकर मत सुनिए, एक बार एक गधा और शेर में डिबेट हो रहा था। अब सोच लीजिए डिबेट का लेवल क्या था। गधा डिबेट कर रहा है शेर के साथ, और वो बता रहा है कि सूरज जो है ना वो ईस्ट में वेस्ट से उदय होता है। अब उसके साथ काफी समय बर्बाद करने के बाद तो शेर को समझ में आया बात ये गलत कर रहा है, लेकिन इसको मनाऊं कैसे मैं कि मैं सही बोल रहा हूँ, ये गलत बोल रहा है। लोग जंगल के राजा लायन के पास गए, राजा को बताया। राजा बोला कि टॉपिक क्या था? टॉपिक ये, डिबेट कौन कर रहा था? तुम दोनों, ठीक। और कौन था? बोले कोई नहीं। थोड़ी देर बाद उसने लायन ने डिसीजन लिया और बोला गधा सही बोल रहा है, राइट। शेर को लगा कि ये क्या बात कर रहे हैं, ये भी गधा है क्या? हम लोग तो शेर के लायन के पास आए थे, जंगल के राजा कुछ डिसीजन ये देंगे, जजमेंट ये करेंगे, ये तो ये बोलते हैं कि उधर से उठता है। गधा खुश होकर चला गया कि मैं जीत गया शेर से। उसके जाने के बाद शेर ने पूछा लायन से, आपको भी नहीं पता क्या कि सूर्य किधर से उठता है? तो बोले गधे तुम हो जो गधे के साथ तुम डिबेट कर रहे थे। मतलब यहाँ है कि एनर्जी आप वहीं वेस्ट कीजिए जहां आपको वेस्ट करना है, या उसको एनर्जी देना किसी चीज को, वहां अपनी एनर्जी दीजिए। समझ में आ गया शेर को कि मैं गलत जगह था। गधा फिर आ गया, स्टोरी यहीं खत्म नहीं, गधा फिर आ गया। गधा आके बोलता है ठीक है आप, मैं तो जीता, लेकिन शेर को सजा कहाँ मिली? लायन बोला बात सही है, शेर को सजा कहाँ मिली? तो बोले जाओ जाओ शेर को बुला। शेर को बुलाया, बोले अब क्या बचा महाराज? बोले अब तो मैं मान गया ना कि किधर से उगता है। तो बोले तुम्हारी सजा कि तुम 3 महीने तक तुम मौन रहोगे। 3 महीने मौन। अब गधा खुश, इसको सजा भी मिल गई, मैंने एक शेर को हरा दिया, चला गया। अब फिर से पूछा महाराज अभी तक तो ठीक था, अब ये नई चीज क्या आपने बताई? तो बोला तुम्हारी सजा ये है कि तुमने डिबेट गलत जगह किया, अब जो तुम्हारी एनर्जी जो ड्रेन आउट हुई है उसको तुम वापस गेन करोगे। गेन कैसे करोगे? मौन रहकर। आप अपने घर में, स्कूल में, जहां आप रहते हैं, कोशिश कीजिए 2 मिनट से चालू कीजिए मौन रहना। उस समय आप कोशिश कीजिए, थॉट्स नहीं आएंगे ये तो नहीं बोलूँगा, थॉट्स आते हैं, सबका अपना काम है। आँख का काम है देखना, का कान का काम सुनना, तो दिमाग का काम है सोचना। थॉट्स आएंगे, आप उस समय देखिए कि आपके थॉट्स क्या आते हैं। वो उससे पता चलता है एक पैटर्न, मैं आपको बोला था कुछ सब आएंगे पैटर्न, कि आप अपनी जर्नी में अभी कहाँ हैं। मैं रोज कोशिश करता हूँ, कभी किसी चीज में भूल जाता हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ मौन रहने का। आप लोग अपनी लाइफ में एक प्रैक्टिस, एक हैबिट बनाइए मौन रहने का, बहुत काम आएगा। मेरी बातें हो सकता है अभी आपको कोई सही ना लगे, लेकिन जब लाइफ में आप धीरे धीरे जब ट्रैवल करेंगे, जब आपके पास कोई ऐसी बात होगी जो आप किसी से साथ शेयर नहीं कर सकते, न टीचर से, न अपने रिलेटिव से, जब आप मौन बैठते हैं ना, उस समय आप कनेक्ट होते हैं यूनिवर्स से, और यूनिवर्स से ज़्यादा रिलेटेड और आपसे कनेक्टेड कोई चीज नहीं है। वो बिल्कुल यूनिवर्स, आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, मानते हैं यूनिवर्स होता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आप लोगों ने यूट्यूब और उस पर देखा भी होगा, यूनिवर्स के पैटर्न देखे होंगे। यूनिवर्स से आप कनेक्ट होइए, आपकी लाइफ चेंजिंग एक क्या कहना चाहिए, हैबिट हो जाएगी। हैबिट में आएगी तो लाइफ चेंजिंग आपका एक आपको पोस्ट करेगा। ये चीजें करता है, मेरे साथ हुआ, मैंने इस चीज को देखा। फिर मैं बताया कि आप एनर्जी अपनी कंजर्व कीजिए, राइट। मैंने प्रैक्टिस में फिर उसके बाद बताया कि एक समय था जब मैं गवर्नमेंट साइड में जाकर के, ये पोस्ट जो होता है, अब आपको लगता हो कि ये कोई एग्जाम देकर के सिलेक्शन होकर सेलेक्ट होते होंगे, ये एग्जाम देकर सेलेक्ट होने वाला पोस्ट नहीं है, राइट।
ये होता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है, गवर्नमेंट होती है, तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके प्रोविजन है, एडवोकेट जनरल का है। एडवोकेट जनरल एक ऑफिस होती है, उस ऑफिस में बहुत सारे एडिशनल डिप्टी एडवोकेट जनरल, गवर्नमेंट एडवोकेट, डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट और पैनल लॉ होते हैं। टीम काम करती है। शासन ने डिसीजन लिया, राइट, सब पॉलिसी डिसीजन हैज बीन टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट सेइंग दैट फ्रॉम टुमारो दिस विल बी द पॉलिसी ऑफ द स्टेट, और हम ये इतने % का टैक्स इम्पोज करेंगे जो भी रहेगा, ठीक है। अब किसी को लगा कि वो टैक्स गलत है, तो क्या करेगा, कोई आकर उसको चैलेंज करेगा। तो हमारी ड्यूटी होती है टू आर्ग्यू बिफोर द कोर्ट, और कोर्ट को कन्विंस करने के लिए कि ये जो टैक्स इम्पोज किया गया है वो सही है। तो मैं जब फर्स्ट गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो वो 2003 में, मैं 2004-05 में कोशिश करता था कि मैं पैनल लॉयर बन जाऊँ। लोअर रंग सबसे छोटा होता है, कुछ हैं जिनसे कनेक्ट हुआ, कोशिश किया, मैं नहीं बन पाया, कोई बात नहीं। फिर एक बार और कोशिश हुई मेरे लिए कि मेरे को गवर्नमेंट एडवोकेट बना दिया जाए। कुछ वहाँ रहते हैं, हमारे देश में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोग हमेशा सुनते होंगे, वो उसमें से एक होता है कास्टिज्म, जातिवाद। उस लिस्ट में पहले से 3 पांडे थे, तो चौथा पांडे वो नहीं चाहते थे, राइट। तो मेरा डिस्क्वालिफिकेशन उस समय मेरे काम पे नहीं था, मेरा पांडे सर ने मेरे अगेंस्ट चला गया, कोई बात नहीं, मैं उसको तब भी सरलता से लिया, नहीं हुआ कोई बात नहीं। फिर लास्ट जब गवर्नमेंट इससे पहले हमारी दूसरी रूलिंग पार्टी थी, मैं किसी भी पार्टी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, वो रूलिंग पार्टी थी, तो मेरे लिए कोशिश की गई कि मेरे को डिप्टी एडवोकेट जनरल बनाया जाए। बात पूरी हो गई, बट मेरा ब्रदर इन लॉ पहले से गवर्नमेंट एडवोकेट था, तो जो थे बनाना चाहते थे वो बोले कि पहले उसको रिजाइन करने बोलो। एक ही जगह में, अब यहाँ फेवरेटिज्म की बात आती है, एक ही जगह पे जीजा और साला को नहीं रख सकते हैं। My brother-in-law और already there serving as a government advocate, मैं बोला नहीं, मैं रिजाइन उससे लेकर के अपने लिए कुछ मांगूं, गलत हो जाएगा। फिर मैं गिल्टी कॉन्शियस उसी में जीना पड़ेगा कि मैंने अपने ही घर में या किसी अपने फ्रेंड के लिए गलत किया, कोई बात नहीं। फिर समय निकला, फिर गवर्नमेंट चेंज हुई, इस बार मैं बनना नहीं चाहता था। अब आप सोचिए लाइफ कैसा, ये जो पैटर्न बोल रहा हूँ और कैसे लाइफ चलती, इस बार मैं नहीं बनना चाहता। इस बार मैं बहुत अच्छी पोजीशन में था, जिस लिस्ट में अपना नाम मैं आ जाए इसके लिए कोशिश करता था, इस समय लिस्ट मैं बना रहा था, क्योंकि इस समय जो मिनिस्टर थे आई वॉज वेरी क्लोज टू। लाइफ कैसे करनी, कभी मैं पैनल लॉयर बनना चाहता था, कभी मैं डिप्टी जीए बनना चाहता था, डिप्टी एडवोकेट जनरल। उस समय को बहुत मेहनत करना पड़ रहा था। अब ऐसी समय आया कि लिस्ट मैं बना रहा हूँ कि कौन टॉप मोस्ट और कौन सबसे छोटे पोस्ट पे बनेंगे। वो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली थी, औरों ने भी बनाया होगा, उन्होंने बोला कि आप भी बनाइए, अपना नाम छोड़ के मैंने बोला कि, लेकिन जब लिस्ट आई तो उसमें मेरा नाम था। मैं बोला आपको कब कहाँ क्या चीज मिलने वाला है वो आप तय नहीं करते। यू आर ओनली, क्या कहना चाहिए, जस्ट लाइक ए चेस बोर्ड में एक उसमें इतने सारे कैरेक्टर्स, उसमें एक कैरेक्टर हम भी, वो ईश्वर, वो शक्ति, ईश्वर बोलिए, शक्ति बोलिए, परमात्मा बोलिए, वो तय करते हैं कि हमको कब कहाँ कैसे क्या काम करना। जब मैं नहीं चाहता था तब मिला, आज मैं हूं, कल रहूंगा भी नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। बताने का मतलब ये है कि आपको लाइफ में बहुत सारी चीजें देखनी है। अभी आप क्लास 9 में 10th 11th 12th, इसके बाद आप जब पहुंचेंगे कॉलेज में, उसके बाद आप अपना जो भी एकेडमिक पूरा करेंगे, कंपटीशन में जाएंगे, जरूरी नहीं हो फर्स्ट टाइम में आपका सिलेक्शन हो, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। एक और है मेरी बेटर हाफ, माय बेटर हाफ, हर नेम इज विभा पांडे और एट प्रेजेंट शी इज ए डिस्ट्रिक्ट जज, राइट। वो वकालत नहीं करना चाहती थी, वो
मेरे फादर इन लॉ वो हाई कोर्ट जज रहे हैं, मेरा इन लॉ वो पूरा सब जज है, मैं ये एडवोकेट हूँ, डर लगता है कभी फंसा देंगे मेरे को। तो मेरी बेटा था, वो बोली कि मैं वकालत नहीं कर सकती, मतलब अपने पापा को देखी थी बचपन से, होता है ना आप अपने घर में अपने पापा को अगर, और बेटियां खास कर अपने पापा को बहुत एडमायर करती हैं, उनके लिए उनकी लाइफ का बेस्ट हीरो पापा। मेरी बेटी है ना, आज नहीं आ पाई, क्लास 12th में है, अभी वो क्लैट परस्यू करेगी, मतलब उसकी तैयारी कर रही है, 12th में है, ह्यूमैनिटीज उसका सब्जेक्ट है, आने वाली थी। उसकी मम्मा का ट्रांसफर रायपुर से कांकेर हो गया, उसका स्कूल वहाँ KPS गुंडा रायपुर में पढ़ी थी और टच टॉपर है। मेरा कोई क्रेडिट नहीं, लेकिन ले लेता हूँ मैं, हाँ क्रेडिट लेने में क्या जाता है, बेटा देखो मैंने तुमको पढ़ाया, तुम टॉप करेंगे। तो उसके कृष्णा पब्लिक स्कूल में बगराकर जो बोर्ड वहाँ जो रहता है ना, जो अचीवर्स रहते हैं बच्चे, तो मेरी बिटिया का फोटो लगाया, अब मैं प्रूफ एडवोकेट हूँ तो प्रूफ लेके चलता हूँ, कुछ भी तो नहीं बोल के चले गए, नहीं सच है, आप भी जा सकते हैं, देखिए क्या है। तो अब वो जैसे उसके पापा का ट्रांसफर ऑर्डर आया तो वो मेरे को फोन लगाई, मेरे को नहीं पता था, वो शाम को बात करती थी रोज, फोन आया और रोने लगी, वो बात नहीं कर पाई, मम्मा को दी, मैं बोला कुछ हुआ होगा, मेरे को नहीं पता ट्रांसफर ऑर्डर आ गया। मम्मा को थोड़ा गुस्सा था कि मैं हाई कोर्ट में हूँ, थोड़ा पावरफुल पोजीशन में हूँ, तो ट्रांसफर रुक सकता था, मैं बोला मैं नहीं रुका सकता, नहीं पता कि उनको पावर है। अब वो रोने लगी कि मम्मा का ट्रांसफर हो गया कानपुर, अब मेरा क्या होगा पापा, मम्मा उसके रोने की क्या बात है, अब वो बोल ही नहीं पा रही। मैं समझाया, मतलब कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, तुम आज रो लो, जब आंसू आए ना रो लेना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। अरे हंसते समय जब हंसते हैं तो हमको कोई रोक पाता है क्या, जब तक नहीं हंस लूंगा, जब तक पूरी तरीके से नहीं हंस लूंगा ना, हंसते ही रहता, सभी हंसते हैं, तो रोने के समय रो लो ना, क्या लगता है, रोने तो है, किसी के सामने रो ले तो भी रो ले, क्या हुआ, कोई अलग काम तो नहीं करते हैं, कोई जॉम्बी एक्टिविटी तो नहीं था उस समय, ऐसा कुछ करते हैं, रो तो आंसू आँख से निकल गए, रो रहा था मैं भी, बस सब रोए, दुनिया में आएगी तो रोते रोते आते हैं, बहुत कम हंसते रहते हैं, रोते ही आते हैं। और डॉक्टर भी पिंच करता है तो यही चेक करने के लिए रो रहा है कि नहीं रो रहा है हमारे सबके साथ, वो रो रही थी, तो फिर मतलब रो ले, आज रो ले, पूरा रो ले, जितना मन कर रो ले। फिर उसके बाद 1 घंटे बाद मैंने उसको फोन किया, हो गया, अब मैं क्या करूँगी, मैं बोला रास्ता निकलेगा, रास्ता निकलेगा, ईश्वर ने अगर ये किया तो कुछ ना कुछ देखो बेटा, मैं बोला फिर उसको समझाना चालू किया, बीइंग अ फादर। अभी भैया हम डिस्कस कर रहे थे कि बच्चों के साथ माता पिता कैसे रहें, राइट। तो मेरे बड़े पापा हैं, बड़ों से कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। कई बार हमको लगता है मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा, मैं क्लास का टॉपर हूँ, और मेरे घर में जो मेरे बुजुर्ग हैं वो कम पढ़े हैं या उनके मार्क्स कभी नहीं आए या वो अच्छी पोजीशन में है, तो वो मेरे से ज़्यादा नहीं जानते, ये हमारी गलती है। उनका जो एक्सपीरियंस होता है ना लाइफ का, उससे बड़ा कोई टीचर नहीं, उससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं, वो किसी किताब से नहीं पढ़ के बताएंगे आपको। तो उन्होंने बोला, छोटे थे तब तो बोले थे कि बच्चों के साथ कैसे रहे माता पिता, जैसे रेत होता ना, रेत आप भी करके देखिएगा, रेत होता, रेत जब आप पकड़ते हैं तो रेत को बहुत जोरों से पकड़ेंगे तो स्लिप हो जाता है, और रेत को बहुत हल्का भी पकड़ेंगे तो स्लिप हो जाता है। तो एक प्रॉपर बैलेंस अगर आप उसको फोर्स देते हैं तो रेत जो आपकी मुट्ठी में रहती है, सेम लाइक बच्चे हैं, उनको बहुत ज्यादा डांटे तो वो फिर रिवोल्ट, घर में फिर गदर, बच्चा फिर एकदम आपके हाथ से निकलेगा, वो आपको सबसे बड़ा दुश्मन मान लेगा जो गलत हो गया। नहीं, बहुत ज्यादा ढील नहीं बच्चों के साथ, जो गलती किए जा रहा है और आप इग्नोर किया है, बच्चा है, नहीं, आपको सिखाना है, ईश्वर ने आपको ये मौका दिया है, आपको रोल प्ले कर रहे हैं मदर फादर का, तो आपको सिखाना तो पड़ेगा। फिर मैं बोला बेटा चलो ठीक, अब क्या, तो मैं बोला देखो हमारे पास ऑप्शन है, तुम रायपुर में रह के पढ़ सकती हो क्या, नहीं पापा मैं नहीं रह सकती, रायपुर में और कोई अल्टरनेट है नहीं, घर है लेकिन वहाँ कोई रहता है, मैं बोला तुम बिलासपुर आ जाओ।
वो आई बिलासपुर, उसका DPS स्कूल में एडमिशन कराया। मेरे कोचिंग के प्रॉब्लम है पापा। अब एक रात वो सिर्फ इसलिए रोती, पापा मैं वहाँ ऐसे पढ़ती थी ऐसे पढ़ती थी। मैं बोला एक चीज़ बताओ, और उसको नेक्स्ट डे स्कूल जाना था। मैं बोला एक चीज़ बताओ, कल स्कूल जाओगी, स्कूल में जाने के बाद तुम्हारे सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया, तो आज जो रात तुम बर्बाद कर रही हो रो रही हो, खाना नहीं खा रही हो, और अगर कल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया तो तुम्हारा आज का रात खराब हुआ कि नहीं हुआ? तो ट्रस्ट करो किसके ऊपर? उस ईश्वर के ऊपर। वो बिना कारण के कुछ भी करता ही नहीं है। ट्रस्ट चाहते हैं, इतनी बड़ी चीज होती है। आपने कभी किसी ऑब्जर्व कीजिए, मैं पहले बोला ना कुछ वर्ड्स बार बार आएगा, ऑब्जर्व। आप कभी चलते फिरते देखिए किसी चिड़िया को शाम के समय जब वो चिड़िया वापस लौटती है, एक डंगाल को पकड़े पकड़े ऊपर में जिस जगह पे चढ़ने के हमको डर लगता है, वहां वो पकड़े एक ब्रांच को पकड़े रात भर सो जाती है। किसके भरोसे? क्या ऐसी चीज है उसके पास? कोई सपोर्ट नहीं। हम घर में सोते हैं तो बैठ के ऐसे कोना घूमते हैं किनारा दीवार पर, ताकि धरिस में रात को नींद ऐसी आए कि उल्टा पलट के गिर मत जाए। ये मेरा विश्वास उसके ऊपर नहीं है, लेकिन उस चिड़िया को जिसको हम ह्यूमन बीइंग अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, बिकॉज वी हैव ऑल द नॉलेज, हमको सब पता है। ये जो हमारी जो डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण क्या मालूम? हमको सब पता है, जबकि हमको कुछ नहीं पता है। अगर आपको पता करना है, सीखना है, समझना है, तो इस नेचर से सीखिए, सिखाएगा। मैं हर चीज को ऑब्जर्व करता हूँ। तो वो चिड़िया जो एक कंगाली को पकड़े रात भर सो सकती है, तो किसके भरोसे? मैं फिर बोला बेटा चिंता मत करो, टुमारो कुड बी द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ, ये बोलकर सो जाओ। बच्ची है नहीं, रात भर जगी, सूजा हुआ आँख, फर्स्ट डे है बीइंग अ फादर, मतलब मैं भी साथ जाऊंगा। गया देखा रोई हुई थी रात को, स्कूल गई। अब मैं वेट कर रहा था वो कब आई। आने बाद कॉल किया, हाउ वाज द डे बेटा? इट वाज गुड पापा। हाउ वर द योर क्लासमेट देयर? दे वर कॉर्डियल पापा, बट दे हैव नॉट वेलकम मी लाइक माय फ्रेंड्स हु वर देयर इन KPS स्कूल। मतलब बेटा फर्स्ट डे में आप फ्रेंड ढूंढोगे, गलत है ना। फर्स्ट डे में तो आप चलना भी नहीं सीखे थे ना, चलने के लिए भी तो आपको टाइम लगा ना, वो भी होगा। अब मैं बोला उसको, मैं उसके साथ हमेशा ये मैं मतलब कहना चाहिए। इसी में एक और अच्छी बात है, एक बार किसी के घर गया था, उनके घर मेरी वाइफ का सिलेक्शन हो गया। अच्छा, उसका भी एक स्टोरी है, वो बताऊंगा, उसका भी सिलेक्शन स्टोरी बताऊंगा। तो उनके घर गया था, तो उनकी रिलेटिव है, तो अब अपने तरफ से एक तो अधिवक्ता, राइट, कुछ लोग अधिकार के लिए बोलने वाले होते हैं, कुछ लोग अधिक बोलने वाले होते हैं। तो हम लोग इसी दोनों कैटेगरी में आ जाते हैं। अधिक बोलता है मतलब अधिवक्ता है, तो महाधिवक्ता मतलब और ज्यादा बोलने वाला, जैसे अभी बोल रहा हूँ। तो उनके वो कुछ चीजों को मैं बता रहा था, बूस्ट कर रहा था, लाइफ के एक्सपीरियंसेस ऐसे शेयर कर रहा था। तो उनके हस्बैंड, इज्जत देना है उनको, लेकिन वो क्या बोलते हैं मेरे को, देखो भैया ने कितना अच्छा भाषण दिया। मतलब भाषण दिया मतलब, अरे मैं तो कुछ अच्छी चीजें बता रहा था, भाषण थोड़ी, नेता थोड़ी मैं भाषण दे रहा था। तो उनकी सोच थी उनको, लेकिन उन्होंने अप्रिशिएट किया कि अच्छी बात को बोल रहे हैं घर में। तो अपनी बेटी, तो मैं हमेशा 24/7 इसी मोड पे रहता हूँ। मैं ऐसा लगता है कि अगर मैंने किसी चीज को जाना तो दूसरों को बता दूं, क्या जाता है मेरा। कुछ लोग बचा के रख लेते हैं, मैं बता देता हूँ। बताते बताते कुछ नई चीज पता चल जाती है, नहीं बताऊंगा तो नहीं पता चलेगी, तो मेरे को तो सीखना है। अब अपनी बिटिया को बुला, उसको फिर मैं बोला बेटा रात तुमने पूरी बर्बाद की, आज तुम्हारा स्कूल अच्छा गया, आगे भी बहुत अच्छा देने वाला है, लेकिन तुमने अपना एक रात स्पॉइल किया। अब यही मत करना, ये लाइफ तुमको सिखा रही है। आप जिसको आज आप प्रॉब्लम बोल करके सोच में पड़े हो कि मेरा क्या होगा, मैं क्या कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा, मत सोचो। ईश्वर आपके लिए सोच रहा है।
आप सब बड़े हैं, इस दुनिया में आप आए, आप अपनी एफर्ट बताइए, आपने क्या किया? आप तो इस दुनिया में आ गए। आज आप राइटिंग लिख रहे हैं, तो आप लिख रहे हो तो लिखा है ना उसमें, आप कैसे आ गए हैं? ईश्वर ने भेजा है आपको, तो भेजा है वो सोच के भेजा है। तो इतना ज़्यादा लाइफ को टेंस में, मेरी प्रॉब्लम्स हैं, कई लोग गलत कदम उठा लेते हैं, कई लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ करके कुछ और दिमाग लगाना चालू कर देते हैं। एक बोलते हैं ना, अपनी लकीर बढ़ाओ। कई लोग आप ही के बीच में होंगे, फ्रेंड है, ये हमेशा क्लास में टॉप करता है या टॉप करती है, इसका काम बिगाड़ते हैं, उसमें मतलब राइट। तो आप हमेशा अपने लिए सिर्फ अच्छा सोचोगे तो ईश्वर आपके साथ सिर्फ अच्छा करेगा। आप करके देखो। मैं भी बोलूँगा ये मेरा नॉलेज है, तो आपके लिए ये सेकेंड हैंड नॉलेज हो गया, ये मेरे लिए फर्स्ट हैंड नॉलेज है, राइट। आप लोग के लिए ये सेकेंड हैंड नॉलेज। आप खुद रियलाइज करके देखो, आप लोग खुद करके देखो, आपको लगेगा वो बातें अच्छी लग रही है भाई को, राइट। क्या नाम भैया आपका? नाम बताइए, नाम बताइए। हाँ हाँ, पवन? नहीं सर, पवन मिश्रा। बात अच्छी लग रही थी कि बीच में पता चलना चाहिए ना कि मतलब एकदम ऐसा तो नहीं है कि मैं ऐसी कोई बात भी नहीं करने वाला हूँ, कोई थियोरेटिकल कहीं से ला के कोई पैथागोरस थ्योरम ये वो थ्योरम, पूरा लाइफ एक्सपीरियंसेस जाने के बाद ऐसा लगे कि हाँ कुछ अच्छी बातें तो हुई, ठीक है। तो यही चीज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, मैं खुद करके देखा। कभी पूजा में बैठे रहो, उस समय सबसे ज्यादा दिमाग भागता है। देख लेना, जहां पूजा में बैठे ना या मेडिटेशन में, अगर आपको मेडिटेशन करते होंगे, कोई भी फॉर्म हो, मेथड हो, उस समय दिमाग जो नहीं सोचना वही सोचना चालू करता है। प्रॉब्लम्स उसी समय याद आते हैं। टीवी देखते, मूवी देखते नहीं आता प्रॉब्लम याद, उसी समय क्या खाली हो जाता है, दिमाग शांत हो जाता है। अब हम क्या सोचते हैं, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा? उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के चक्कर में अपनी भी पूजा छोड़ दी, मेडिटेशन छोड़ दिया। अब एक काम आप करके देखो, आप उस समय पे बोलना कि ईश्वर ये प्रॉब्लम तो है, मैं इसके बारे में अभी नहीं सोचने वाला, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, मैं ये प्रेजेंट अपना नहीं खराब करूंगा उस प्रॉब्लम के जो कल आने वाला है या आएगा या इवन हो भी चुका है। मत सोचो। आप अपने आप देखोगे कि आप बहुत समय अपना बचाते हो और आपकी लाइफ में चेंजेस आनी चालू हो जाएगी। तो अब यहाँ एनर्जी के एक फॉर्म है, पॉजिटिव और निगेटिव। आपसे पॉजिटिव हो जाओ। कुछ लोगों को लगेगा कि ये कुछ भी प्रॉब्लम होता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुतों को मेरे साथ प्रॉब्लम है, कुछ भी बोलो। हमारे यहाँ क्रिटिसिज्म हर जगह होती है, हम भी, हमारे जजेस सब तो अच्छे हो नहीं सकते, उनकी बुराई होती रहती है। मैं चुपचाप ऐसी दुनिया की बात करता हूँ जो उनको लगता है कि ये इसको क्यों फर्क नहीं पड़ता। मैं बोलता हूँ क्यों फर्क पड़े मेरे को, मैं क्यों सोचूं इसके बारे में। वो आप, हम लोग सब क्या करना चाहते हैं? आप अगर दो बेस्ट फ्रेंड हैं तो आपकी अच्छी आदत आप चाहोगे कि इनके में ट्रांसफर हो जाए, और इन ये कोशिश करेंगे कि उनकी अच्छी आदत आप में ट्रांसफर हो जाए। क्यों? आप भगवान हो, आप क्यों उनको बदलना चाहते हैं? मत बदलो उनको। अगर सीखना और बदलना होगा ना, तो आपकी अच्छी आदत वो ऐसे ही अडॉप्ट कर लेना, और नहीं होगा ना, लाख कोशिश कर लो। तो आप आज जो प्रेजेंट में आपको जो मिला हुआ है, बस उसको आप कर दीजिए। तो वाइफ मेरी बोली कि एग्जाम दूंगी, मेरे को भी जज बनना है। वो 7 बार 7 टाइम्स पीएससी और सिविल जज और एडीपीओ, ये तीनों का मिला करके वो एग्जाम दी। प्रीलिम्स निकला, मेंस 5 बार दी मेंस, 3 बार इंटरव्यू पहुंची। एक बार जो इंटरव्यू दी
इंटरव्यू में जस्ट बिकॉज ऑफ 1.5 मार्क्स ही वॉज इन ए वेटिंग लिस्ट और वो सिविल जज नहीं बन पाए। 2006 बैच, बहुत रोई। लेकिन अच्छाई ये है, शी इज माई बेटर हाफ। बाकी चीज में लड़ते हैं, वो तो जज है, मैं एडवोकेट हूँ, तो और लड़ते हैं। हो ही नहीं सकता। लोग ऐसा पूछते घर में, जैसे कोर्टरूम ड्रामा चलता होगा हम लोग का, कि आप लोग तो एक, आपकी वाइफ जज है और आप एडवोकेट है, तो आप लोग का तो कोर्ट में मतलब अच्छा और कोई काम नहीं बचा, मतलब घर में भी वही काम करूँ, बाहर भी वही काम करूँ। तो विल पावर अच्छा है। तो वो फिर से तैयारी की, और जब जिस ईयर सिलेक्शन हुआ 2009 में एडीपीओ की सेलेक्ट हुई, ज्वाइन की। एडीपीओ मीन्स योर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर होते हैं। और जो मैं कर रहा हूँ, बीइंग अ डिप्टी एडवोकेट जनरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वो शासन का पक्ष रखते हैं, बट दैट इज अ परमानेंट जॉब इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ डीएसपी। लेकिन इनको बनना था जज। अभी फिर एग्जाम दी थी। अब आया तो मेरिट लिस्ट में उनका नंबर आया 5, वो सिविल जज सेलेक्ट। राइट। मेरा बताने का मतलब ये है कि वो 2004 से 2009 तक 5 साल अपने लक्ष्य के पीछे कांस्टेंट होकर के, क्रेडिट थोड़ा ले लेता हूँ, मैं भी मदद किया। मदद ऐसे किया कि हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, यहाँ आज भी आप लोग चाहे जितना भी बोलो, पुरुष और महिलाएं बराबर हैं, मैं खुद पुरुष हूँ, नहीं, यहाँ से नहीं। समाज में अच्छा बनना है तो हम बोलेंगे जरूर, लेकिन कि नहीं, हम महिलाओं को रोकते हैं। कन्फेशन है, मानना पड़ेगा। उसके पीछे एक कारण और है कि हमारा समाज आज भी अपराध मुक्त नहीं है। हम ये जानते हैं कि महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं। कभी आप परसों दुर्ग की घटना सुनिए, आपको हिला कर। निर्भया केस के बाद से सुप्रीम कोर्ट बहुत स्ट्रिक्ट हो गई, अमेंडमेंट्स आए सेक्शन 376 पे, और भी बहुत सारे हुए। चाइल्ड एब्यूज पे 2012 का जो एक्ट आया, जिसको हम बोलते हैं, बच्चों को आज स्कूल में गुड टच बैड टच सिखाया जाता है। क्यों सिखा रहे हैं? हम जानते हैं कि समाज में अभी भी हमारे घर की जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो सुरक्षित नहीं है। तो ये जो है, कहीं जो पुरुष है वो दिमाग में लेकर चलता है कि मेरे को अपने घर के बच्चियों का, परिवार का रक्षा करना है। ये एक इनबिल्ट एक कैरेक्टर है। तो हम सोचते हैं कि नहीं, वो अगर बाहर जाएंगी तो क्या वो सुरक्षित रहेंगी। अब उसको आप ये समझ लीजिए कि मैं सेल्फ सेंटर्ड होकर ऐसा सोचता हूँ, या मैं महिलाओं को के प्रति ऐसा सोच रखता हूँ कि वो पुरुषों का बराबरी नहीं कर सकती। गलत है। मैंने देखा है, मैं बहुत सारे रिलीजियस प्लेस विजिट करता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, कि जानते हैं, मैं देखता हूँ वहाँ, और मैं सबसे ज़्यादा जो देवी स्थान को जाता हूँ। अगर मैं महिलाओं के प्रति अगर बुरी सोच रखता तो शायद देवी स्थान नहीं छूटता। देवी स्थान जाता हूँ, कि अभी भी मेरा मानना है कि जो महिलाएं कर सकती हैं पुरुष अभी भी नहीं कर सकते। आप पूजा पाठ देखिएगा, हम कभी मिस कर सकते हैं। महिलाएं अगर पूजा पाठ में हैं, उनसे मिस नहीं होता। वो चाहे अगर घर में होम मेकर हो तो दोपहर को 2 बजे भी बच्चों को तैयार करके, हस्बैंड के लिए टिफिन लंच जो भी तैयार करके वो पूजा में बैठेंगी जरूर। और हम क्या करते हैं, चलो आज भी कल कर लेंगे, भगवान कहाँ भाग रहे हैं, भगवान कहाँ भागेंगे, कैद है मंदिर में हमारे भगवान, हमारे सभी के।
महिलाएं जो कर सकती है ना, और सच में आदमी पुरुष नहीं कर सकते। आप यूपीएससी का रिजल्ट देख लीजिए, नीट का रिजल्ट देख लीजिए, महिलाएं टॉप करती हैं। ये आप लोगों को खुश होना चाहिए कि हाँ, वुमेन पावर। इंडिगो में फ्लाई कीजिए ना, एयर वुमेन पावर, पहले डरा देते हैं उनको। एयर होस्टेस रहती है सब, देखना पड़ता है उनको। वुमेन पावर मतलब वो बता दी कि अब तो तुम ऊपर में हो और हम ही हैं तुम्हारे लिए। और फ्लाइट को जो प्लेन है उसको फ्लाइट जो कर रही है वो जो पायलट और को पायलट वो भी वीमेन है, गर्ल है। तो मतलब आप किसी से कम तो नहीं है, ठीक है। तो बात था कि मैंने सपोर्ट किया, क्रेडिट ले लिया, मैं पहले सपोर्ट किया। धनी जज है आज, फिर उसके बाद जब वो सिविल जज रहते हैं ना, तो उनके बाद फिर उनको क्लास 1 प्रमोशन होता है। क्लास 1 के बाद फिर वो एडीजे का एक एग्ज़ाम होता है, उसमें फिर वो टॉप की, और आज वो डिस्ट्रिक्ट जज हैं कानपुर में। तो लाइफ में आपको बहुत सारे रोल प्ले करने होंगे। आपको, अभी आप बच्चे हैं, आने वाले समय पे आप किसी इंस्टीट्यूशन के हेड होंगे। उसके बाद आपकी जो अगर मैरिड जो लाइफ चालू होगी, वहाँ आपको रोल प्ले करना है, अपने बच्चों को शिक्षा देनी है। तो आप अगर किसी भी चीज़ को बस उसके प्रेजेंट में जाकर करते रहेंगे ना, सब धीरे 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 होते जाता है। जैसे अभी मैम ने आपको बताया कि व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द डिप्टी एडवोकेट जनरल इन द कोर्ट, जैसे बताया। कभी कभी हम लोग के सामने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, कोई ऐसे इशू आता है जिसकी तैयारी, मैं अगर आई एम गिवन 25 years ऑफ माई लाइफ टू दिस प्रोफेशन, और मेरे को आप बोलो कि मैं सब जानता हूँ, ये गलत है। मैं नहीं जानता सब कुछ। हर दिन सीखना पड़ता है, हर दिन नए जजमेंट्स आते रहते हैं, हर दिन हम उसको सीखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है। अदरवाइज यूट्यूब में अवेलेबल है, लाइव स्ट्रीमिंग होती है। हमारी जो बोली होती है ना जज और क्लाइंट के सामने, बहुत गंदा होता है, तो हमको भी अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। तो आपको आज का दिन में, जैसे आपने वहाँ आपकी ये बच्ची यहाँ लिख रही है, वो आज आपका वो धन है। उसने आज उसको आपने आज राइट डाउन कर लिया, वो आपको कल काम आएगा ही आएगा। इसी बीच में एक इंस्पिरेशनल एक स्टोरी है। रामकृष्ण परमहंस जी हम सब जानते हैं, शायद सभी सुने होंगे रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में। एनर्जी क्या होती है और एनर्जी सेव कैसे करते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस जी बहुत ही एक बड़े स्कॉलर हुए। तो कहीं से किसी ने सुना, किसी सिद्ध पुरुष ने, कि वो उनके पास मतलब नॉलेज बहुत है, तो चलो उनको भी क्यों टेस्ट न किया जाए। सबको टेस्ट करते हैं, आज मौका नहीं देते। मोदी जी ने तो उनको भी टेस्ट करने के लिए लोग पहुंच जाते हैं। कितना ज्ञान है, इतना बड़ी बड़ी बातें तो करते रहते हैं। उनको टेस्ट करने पहुंच गए और वो बोले कि चलिए गंगा घाट पे चलते हैं। और नदी के इस पार दोनों खड़े थे और बोले कि रामकृष्ण परमहंस जी को, जैसे मैं गंगा घाट पार करूंगा आप भी कर लीजिए। तो बोले ठीक है। अब वो ना सिद्धि प्राप्त किए हुए थे, वो क्या कि पानी के ऊपर चलने लगे। रामकृष्ण परमहंस जी देखे, बोले भाई तो पानी पे चलते हैं, सिद्ध पुरुष है। अब वो बोले, इशारा किए उस पार जाके, आइए आइए इधर आइए। रामकृष्ण परमहंस जी नाव वाला बैठा हुआ था, उसको बुलाए, बोले मेरे को गंगा पार करनी है, उधर ले चलो, कितना लोगे। तो जो भी हो दिया, पहुंच गए। अब उनको सिद्ध पुरुष को लगा मैंने रामकृष्ण परमहंस जी को हरा दिया, मैं तो गंगा को पैदल नदी के ऊपर चल करके आ गई है, तो नाव के ऊपर आ रहे, मतलब मैं ज्यादा सीधे कहा कि रामकृष्ण परमहंस। तो बोले महाराज, बोले आप तो कोई ज्यादा खास कुछ नहीं किया इस दुनिया में। बोले ये बताइए संत महोदय, इसको सीखने में कितना समय बर्बाद किया आपने। तो बोले 18 साल।
तो मतलब ये जो 2 रुपए का काम था जिसको मैं नदी पार कर गया 2 रुपए में नाविक के साथ, उसके लिए आपने अपने 18 साल बर्बाद कर दिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आज आपको जो मौका मिला है ना, उसमें आप अपने लिए कुछ ऐसा कीजिए, एनर्जी सेव कीजिए जो आपको लाइफ में एक्चुअल में काम आएगा। उन 18 सालों में अगर वो संत ने किसी की सेवा की होती, कुछ और किताबों को पढ़ा होता, तो शायद वो रामकृष्ण परमहंस से परमहंसी हो जाते। स्टोरी का मोरल यही है कि आप अपना समय को डिवाइड कीजिए। जो समय मिला, बुक रीडिंग अच्छा लगता है, पेंटिंग अच्छा लगता है, अपना जो भी पैशन है वो फॉलो कीजिए। मेरा एक पैशन है, गणेश भैया बहुत अच्छे जानते हैं, और गणेश भैया उससे मेरे से खुश नहीं रहते रहते। मैं डॉग लवर हूँ। मैं डॉग मतलब आप कितना पैसा बर्बाद किया बात की बात है। दिमाग में था मेरे को बहुत अच्छा कुछ जर्मन शेफर्ड रखना है। मैं शुरू से हंट करता था कि ऐसा मिले। ओ यूट्यूब में देखो ना, दिखता है बहुत सुंदर लॉन्ग हेयर जर्मन शेफर्ड, एज गुड एज बियर भालू जैसा। ये कहाँ मिलेगा? लाता था, बहुत बेवकूफ भी बना। बोलते थे छोटा बच्चे का फोटो डालते थे, बोलते थे यही है, ये आगे बढ़कर ऐसा बनेगा। नहीं बनता है वो। मेरे को लोगों ने बोला तो क्या रखा है, जो डॉग लवर थे जिनके पास था। मैं बोला ऐसे बोल के तो दिया था, तो ले आया मैं भी। भैया को बताता था, भैया मेरे को कैनल डालना है, उसके लिए मैं एक प्रॉपर्टी भी लिया। मैं बोला कि इंडिया का सेंट्रल इंडिया का बेस्ट ऑफ द कैनल मैं बनाऊंगा और मैं रखूंगा बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉग। भैया बोले गाय क्यों नहीं रखते? मैं बोला गाय रख सकते हैं, मैं एनिमल लवर, नॉट कन्फाइंड टू डॉग। मेरे पास एक्सोटिक बर्ड्स भी हैं, नॉर्थ अमेरिका, और अब ये अफ्रीकन पैरेट भी आया हूँ मैं, तो मकाऊ, ये सब मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। पता नहीं है कनेक्शन पास्ट का जो भी है, ये मेरे को अच्छा लगता है। अभी मैंने एक जर्मन शेफर्ड लाया है, वो इंग्लैंड में एक जगह है बॉसनबर्ग, नहीं इंग्लैंड में एक जगह जिसका नाम है, मतलब उस कैनल का नाम है बॉसनबर्ग कैनल। तो वो वहाँ से पाकिस्तान से दिल्ली से मनाली से छत्तीसगढ़, बिलासपुर मेरे पास अभी जर्मन शेफर्ड है। यहाँ एक बार लेकर आया था, मैं रायपुर जा रहा था, तो भैया इसको देखे तो भैया बोलते हैं, भैया ये जर्मन शेफर्ड है? बोला हाँ। भैया क्या खास बात है? बोला है भैया जर्मन शेफर्ड है। भैया को लगा ये भैया भी मैंने गॉन के साथ, और बोलूं भैया ने क्या नाम रखा था बता दूं क्या? आप जिसको देख के नहीं बताना। अच्छा कुछ जो भी भावना आया हाथ हो सकती नहीं। तो भैया ने मेरे डॉग का जो नाम रखा, गड़बड़ हो जाए नहीं बता। तो मैं भैया को बोला, भैया को ठीक है वो डॉग लवर नहीं है तो कोई बात नहीं। जब वो किया तो भैया को मैंने उसका फोटो भैया बोले ये वही है? बोला हाँ भैया ये वही है। अभी मैं डॉग शो में लेके गया था, तो इट वॉज हाईली डिमांडेड डॉग, और उसके लिए सामने से ऑफर भी किया उन्होंने, इतने लाख में मेरे को दे दो। मैं बोला नहीं, बहुत मुश्किल से बना, बहुत बेवकूफ़ बना, तब जाके मिला है। तो ये मेरा अचीवमेंट है। अरे मेरे पास है, वो छत्तीसगढ़ में किसी के पास नहीं होगा, मेरे पास है कम से कम, तो मैं खुश हूँ इस बात पे। कहने का मतलब ये है कि जो आज आप सोचते हैं वो उसी दिन पूरा हो जाए ये जरूरी नहीं, टाइम लगेगा। अगर आपका विश अगर पायस है, पवित्रता है, अच्छी है, तो आप विश्वास करो, कहते हैं ना कि कायनात, पूरी कायनात उसको पूरी करने में लग जाती। मूवी का डायलॉग है, यूज तो कर सकता तो करती है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। छोटी सी भी विश होगी आप देख लो। बहुतों को समय देना अच्छा नहीं लगता पूजा में, प्रेयर में। एक सबसे छोटा प्रेयर बताऊं, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। बहुत छोटा प्रेयर, लेकिन इतना पावरफुल है। मैं बोलता हूँ संस्कृत के बड़े बड़े मंत्र बिना हर किसी की भावना को, उससे ज्यादा पावरफुल प्रेयर कुछ नहीं होता।
उसको बोलते हैं इनफाइनाइट ग्रेटिट्यूड। आपने एक सांस ली तो जस्ट से इनफाइनाइट ग्रेटिट्यूड टू द यूनिवर्स कि आप इतने सक्षम हैं कि आप एक सांस ले पाए। आप जहां हैं, कभी अगर खाली समय हो गए बैठे के देखिए, आज सीरिया में या जहां भी ये जो टेररिज्म है, वहां हमास की स्थिति एक बार फोटो वीडियो निकाल कर देखिए। जो घर में सोए थे उनके घर बम गिरा, जिनको पता नहीं था कि ये बम उनके जीवन का आखिरी दिनों का, बच्चों की कुछ ऐसे फोटो हैं जो आपको मतलब ऐसा शेकिंग है, वो इतना हिला कर रख देगा आपको और सोचने पे मजबूर कर देगा कि ईश्वर ने आपको कितना अच्छा रखा है। आपके पास भी दो आंख, नाक, हाथ, पैर, उनके पास भी वो ऐसी जिंदगी क्यों जी रहे हैं? तो आपका प्रेयर अगर इनफाइनाइट ग्रेटिट्यूड है तो इससे ज्यादा बड़ा कोई प्रेयर नहीं। मत बोलिए कोई मंत्र, मत दीजिए घंटों। अगर कईयों को लगता है ना मैं भगवान को क्यों मानूं, मत मानिए। जिस दिन आपको मानना होगा ना, मेरे कहने से नहीं, किसी संत के कहने से नहीं, किसी प्रवचन करने वाले कहने से नहीं, आप अपने आप इस ईश्वर से जुड़ोगे, आपको पता नहीं चलेगा। तब तक आप एक काम कीजिए, कुछ भी होता है। आज आप सुबह उठे, ईश्वर आज जब मैंने आंख खोला, मैंने बहुत सारे ऐसे देखे, मेरे सीनियर अब नहीं है इस समय, जिनके अंदर मैंने प्रैक्टिस की, वो दिल्ली में थे, रात में सोए, सुबह उठे तो सीधा बैठ पड़े। हम जब सुबह उठे और उठते साथ हमारी आंख खुली और ईश्वर को बोले इनफाइनाइट ग्रेटिट्यूड कि आज मैंने आंख खोला और देखा कि मैं लाइव हूं। वहां से आप चालू कीजिए, कुछ नहीं करना है, जस्ट लाइक ए चैंटिंग अ मंत्र, राम राम राम, और कोई भी मंत्र, जस्ट से इनफाइनाइट ग्रेटिट्यूड, यू विल फाइंड डिफरेंस इन योर लाइफ। खाना खाया, इनफाइनाइट ग्रेटिट्यूड। किसी जिसने आपको, एक और है, मेरे से होता है, अगर मैं इनसे भी बात करूं तो मुंह से ना भैया निकलेगा, मेरे से भी बहुत छोटे हैं। बहुत लोग बोलते हैं तो रिक्शा वाले को भी भैया बोल देता है, और करने जाएगा उसको बहरा को भी भैया बोल देता है। क्या हुआ? भैया बोल दिया तो क्या हुआ? पहले भैया बोलते हैं, लेकिन हाँ एक गंदी आदत और है, अगर भैया का सम्मान नहीं दे पाया, उसके बाद मेरा अपने को थोड़ा सा दिखाना पड़ता है, इतने भी सीधा नहीं बन के रहना है। तो भैया, तो अगर आपको किसी ने खाना बना के दे दिया, आपकी कुक ने खाना बना के दे दिया, अपने मदर फादर ने खाना बना के दे दिया, स्कूल बस में ड्रॉप करने वाले ड्राइवर भैया ने, आप उनको इतने थके हुए हैं, वो आपके जैसे लकी नहीं है जो ऐसे सेमिनार्स अटेंड कर सकें, आप इतने अच्छे टीचर्स के बीच में रह के वो पढ़ सके होंगे। लाइफ ने उनके साथ आपसे तो ना ज्यादा अच्छा उनके साथ जस्टिस नहीं किया होगा कि आज वो बस चला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, बुराई नहीं है। तो अगर उतरते समय आप उनको बस इतना बोल दीजिए, थैंक यू भैया, इनफाइनाइट ग्रेटिट्यूड, मन में बोल दिया थैंक यू भैया, आप देखिए उन आपके प्रति उनकी सोच बदल जाएगी, आपके प्रति उनकी सोच बदल जाएगी। आप स्कूल में आए, मैडम है, कंपल्सन से थैंक यू मत बोलिए अपने मैडम को, यस सर को, या अपने फ्रेंड्स को। किसी ने कुछ दे दिया, बच्चे को आपको दे दिया, कुछ चीज शेयर कर लिया आपने, मांग लिया तो क्या हुआ, तो मेरा फ्रेंड है, कल उसको मैं दे दूंगी, तो ये तो गिव एंड टेक हो गया, व्यापार हो गया। ये व्यापार नहीं, जस्ट से थैंक टू हिम। आप उसका और आपके बीच का बॉन्डिंग देखिएगा, अलग ही लेवल पे जाएगा। खाना मिला, पानी मिला, और इसलिए, और रात पे जब आप सब बेड पे जाते हैं, कोई लंबी प्रेयर नहीं, फिर कहूंगा आंख बंद करके 2 मिनट मौन रह करके, ईश्वर आज मेरा दिन अच्छा गया, कुछ बुरा हुआ होगा भूल जाइए, मत याद कीजिए। कि मैं जितनी बातें बता रहा हूँ ना, किसी किताबों से पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। और आप जब आया ना, तो भैया बताए थे कि भैया आपको आना है करके, पहले दिमाग में आया कि कुछ तैयारी कर लेते हैं।
मतलब तैयारी करके जाएंगे तो वही चीज निकलेगी जो किसी ने पहले बोला होगा और जो पहले आप लोगों ने सुना होगा, क्या कि इसमें तो सब कुछ है आपके पास, तो वहां वही बोलेंगे, वही बातें करेंगे जो अपनी खुद की है। तो मैं वही चीज बोल रहा हूँ जिस रास्ते पे मैं चलकर देखा हूँ। ये मेरे लिए फर्स्ट हैंड नॉलेज, आपके लिए सेकंड हैंड, इसको आप फर्स्ट हैंड नॉलेज अपने हैबिट में ला करके बनाकर देखिए। तो रात को सोते समय अगर आप कहते हैं इनफाइनाइट ग्रेटिट्यूड, आप देखिए नींद आपको कईयों में रहता है कि इंसोम्निया, कुछ लोगों को सोने में तकलीफ होती है, बहुत सारी चीज़ों को रात में सोते बड़े ज़्यादा सोचते हैं, बच्चे कम सोचते हैं। हमारे बीच में आप टीचर्स भी हैं, भैया को नहीं बोलूँगा, भैया मेरे ज़्यादा ज्ञानी हैं, आप लोग भी सब ज्ञानी हैं, कोई ज्ञान नहीं, किसी के पास कमी नहीं, लेकिन अपना एक्सपीरियंस है। अगर नहीं किए होंगे बंद करके देखिए, बस उनको बोलिए इनफाइनाइट ग्रेटिट्यूड, आपकी बहुत बेहतरीन नींद होगी, आपके लाइफ में चेंजेस आना चालू होंगे, आपका बॉडी अलग ही लेवल पर रिस्पॉन्ड करेगा। आप लोगों ने सुना होगा ऑरा के बारे में सुना आपने, ऑरा, एवरीबॉडी हैज दैट मैग्नेटिक फील्ड, ये बॉडी में एक लेयर होता है ऑरा। कईयों ने आज जब मेरे को पहली बार देखा होगा, मैंने यहाँ आप लोग को देखा, किसी जो चेहरा मैंने पहली बार देखा उनके लिए एक अलग सा अफेक्शन पहले भी मिल चुका हूं उनसे। ऐसा क्यों? किसी को देख करके ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, नहीं तुमको नहीं बोल रहा हूँ, वो एकदम इंटेंस में आ गए थे, तुमको नहीं, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं सब। किसी को देख के अपने आप मन में चिड़चिड़ाहट, पहली बार भी नहीं, फिर इससे इतना चिड़ क्यों हो रहा है मेरे को, क्या ऐसी बात होगी? उसकी स्मार्टनेस, उसकी मतलब एनर्जी, उसकी शरीर की बनावट, सुंदरता, ऐसे से नहीं, अपने आप उसके पास आप जाके बैठना नहीं चाहिए। और कोई ऐसा जब पहली बार मिले तो ऐसा लगता है बार बार मिलने की इच्छा हो। वो क्या है? वो जो बार बार आपको, जस्ट लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैग्नेटिक फील्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है। उसकी ऑरा इतनी अच्छी है कि उसके पास निगेटिव सोचने के लिए है ही नहीं, उसकी एनर्जी इतनी अपलिफ्टेड है, वो अपने आप से इतना अच्छा बन चुका है, वो सोच करके कि उसके पास ऐसी कोई चीज ही नहीं जो आपको दूर करे। मेरे को नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसा होगा जो ये चाहता हो कि मेरे से कोई नफरत करे। कोई है क्या ऐसा जो सोचता हो कि नफरत करे? कोई नहीं चाहेगा। हर कोई अच्छा फ्रेंड बनाना चाहता है, अच्छी कंपनी में बैठना चाहता है। वो चाहता है कि अगर मैं कोई ब्लैक बोर्ड में अगर कोई चीज लिखूं तो सामने वाला बोले इतना अच्छा लिखा है, तेरी राइटिंग कितनी अच्छी है, काश मेरी राइटिंग इतनी अच्छी होती। ये सब छोटी छोटी चीजें जो रोज होती है ना आपके साथ, वही बोलूंगा तो आपको लगेगा। तो कौन नहीं चाहता ऐसा बनना? बहुत सरल है बनना, कोई संत महात्मा बनने की बात नहीं हो रही है। बस आप अपने लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग, इनफाइनाइट ग्रेटिट्यूड, बस आप बोलते चलिए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। एक बहुत पहले मतलब संतों की बात जो उन्होंने की, वो सिखाते ही हैं, कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। आपने नीम करोली बाबा के बारे में सुना? नीम करोली बाबा एक संत है, बहुत अच्छे संत है, बहुत। ये जो एप्पल है ना, एप्पल, इनके फाउंडर कौन है एप्पल कंपनी के? स्टीव जॉब्स। जब वो बाबा लाइफ थे ना तो वो उनके पास आए, उनकी बिजनेस चलती नहीं थी पहले। बाबा ने उनको क्या किया मालूम? कभी आप लोगों ने सोचा कि एप्पल में एक बाइट सा एप्पल है, एक बाइट है एप्पल है, अगर बनाना था तो एप्पल कंपनी को पूरा ये ऐसा इसमें इसको क्यों ऐसा रख दिया हुआ? नहीं लगता? कभी सोचे नहीं? ऑब्जर्व करने चालू कीजिए ना, चीजें आप मिलती जाएंगी, उसका सॉल्यूशन आजकल गूगल में सब। तो उनके पास आए, प्रॉब्लम उनकी थी, वो उनको बोले मेरा बिजनेस सही नहीं चल रहा है। उनको ज्यादा कुछ नहीं बोले, एक सेब का टुकड़ा जो बाइट किया हुआ था उनको दे दिया। दैट वॉज अ साइन फॉर हिम कि अपनी कंपनी के नाम आप रखो एप्पल,
और उसका मोनो रखो ये कटा हुआ। आपको लाइफ में ऐसे कितने लोगों से आप उनके साथ आओगे, पता चलेगा जो कुछ न कुछ आपको मैसेज देने आए हैं, अदरवाइज वो नहीं आए हैं। सामान्य आप निकलते चले जाओ, आपको नोटिस आप नहीं करोगे, कुछ न कुछ वो मैसेज दे रहे हैं। आप उनके मैसेज को लेते जाइए, आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। गणेश भैया, आपको लग रहा है 12:30 तो हो गए? मतलब मैं ठीक है, ज्यादा बोर नहीं कर पाया, ठीक था, अच्छा था। शायद तक मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपनी बातें कुछ किया। अब एक जो बॉटम लाइन है, कुछ वर्ड्स है जो कैचिंग लाइन कहना चाहिए। फर्स्ट है ऑब्जर्व, नेवर एब्जॉर्ब। आप ऑब्जर्व कीजिए चीजों को, उसमें एब्जॉर्ब मत होइए। इन द सेंस कि दो लोग के पीछे बात हो रही है, दो लोगों की बातें हो रही, तीसरे आप हैं, वो बातें आपको सुनकर उसमें जो अच्छा लगा वो आप रख लीजिए, बाकी उनके साथ उनकी बातों पे बह मत जाइए, एब्जॉर्ब मत होइए। आइडेंटिफाई और इन्वॉल्व। आप इन्वॉल्व जरूर होइए उनके साथ, लेकिन अपने आप को आइडेंटिफाई मत कीजिए। ये चीजें आपको लाइफ में बहुत काम आने वाली हैं। मैं ये बोला हूं, आप इसको खुद कीजिए, प्रैक्टिकल अपने लाइफ में लाइए। लाइफ बहुत अच्छी है, रोने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, टुकड़ा रोने के लिए बहुत कुछ है। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। विश्वास करेंगे, मैं अपने लाइफ में कह सकता हूँ कि मेरे फादर एग्जीक्यूटिव एससीसीएल में डिप्टी मैनेजर पर्सनल थे, लेकिन एक चीज शुरू से था कि मैं जो भी मिले मेरे को खुद का किया मिले। साइकिल से मैं लाल बहादुर शास्त्री जैसे नहीं, वो तो बहुत महान थे, वो जब स्कूल जाते थे ना तो एक नदी पड़ती थी, तो अपनी किताबों को सर में रख करके वो क्रॉस करके जाते थे। इतने महान नहीं है, मैं नहीं हूँ। हाँ, लेकिन साइकिल से मैं एक अच्छी डिस्टेंस में जाता था अपने सीनियर के पास, तो ये लगता था जो मिले मेरे को खुद का मिले। साइकिल से चालू किया, फिर धीरे से एक बाइक खरीदे, फिर एक सेकंड हैंड कार खरीदे, फिर नई कार खरीदे, और आज ईश्वर ने एक अच्छी कार भी मेरे को रखा है। तो आप ना, कोई भी चीज मेरे पास नहीं है इसका रोना मत करिए। वो आज आपको नहीं है, कल मिल जाएगा। तो आज आप जो रोए हैं ना, वो अपने समय बर्बाद किया। आप सबको मिलेगा, बस एक ही काम करना है हमको। याद रखने वाली चीज है पॉजिटिविटी, प्रेजेंट को जीना, ऑब्जर्व, एब्जॉर्ब, इन्वॉल्व, आइडेंटिफाई। बस ये कुछ छोटे मोटे प्रिंसिपल्स हैं जिनको आप बना करके रख करके चल के देखिए, और बॉटम लाइन अपना प्रिंसिपल खुद बनाने का कोशिश कीजिए। ये मेरी चीज, मेरे लाइफ के प्रिंसिपल हुए। आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कुछ कीजिए कि वो प्रिंसिपल आपको दूसरों में जब शेयर करें तो लगे कि हाँ, इस पे चल के ये पहुंचे। किसी ने किसी को सिखाया ही है, हम सब सिर्फ सीखने ही आए हैं। बस इससे ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग बोलोगे कि तो मेरी बातें शायद तक आप लोग को अच्छी लगी होगी, लाइफ में काम आएगी। फिर मिलेंगे। विश है आप लोगों के लिए कि आप लोग जहाँ पहुँचना चाहते हैं अच्छी जगह पहुँचे, इस समाज को वापस दें। वापस देते समय कोई अहंकार नहीं, वापस देते समय फिर वही कहूँगा, इनफाइनाइट ग्रेटिट्यूड, बॉटम। ठीक है। मुझे लगता है सब रिलेट कर पाए, सारे बहुत कॉन्स्टेंटली सुन पाए, और बहुत इतनी मतलब जीवन से जुड़ी हुई बातें थी कि सब तक पहुंची भी होगी बिल्कुल। तो मैं इस फ्लो को तोड़े बिना बच्चों को इन्वाइट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को कुछ प्रश्न बने हैं तो आप बिल्कुल पूछिए, और ये हमारा सेशन Q&A का होगा। नमस्ते, मेरा नाम हिमांशु पाटिल है, मैं क्लास 12 बायो स्ट्रीम से हूँ। मेरा ये क्वेश्चन था कि आप पर्सनली ऐसे क्या क्या क्वेश्चन, मतलब रूल या एक्ट चाहते हैं
जो इंडियन नेशन या स्टेट नेशन वाइज से आप चाहते हैं कि वो इम्प्लीमेंट हो? मीन्स यू वांट टू से कि ऐसे एक्ट और रूल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स या कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी बना हुआ है उसमें तो क्या होता है कि हैड इट बीन अ स्मॉलर कंट्री एरिया वाइज या फिर पॉपुलेशन वाइज बहुत जल्दी हम उसको चेंज कर सकते थे। इतनी डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ, इतने रिलीजन एक साथ हम देखते हैं, इतने सारे स्टेट्स हैं, इतने सारे लैंग्वेजेस हैं कि आप जो बोल रहे हैं कि ये और हम क्या ला सकते हैं, ये टाइम का डिमांड होगा, राइट। लॉ जो बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं, रूल बनते हैं, वो जब ऐसा सिचुएशन आता है तब बनते जाते हैं, राइट। हमारे यहाँ आप देखे होंगे कि अगर आप लोगों ने सुना होगा, हमारे पास जो इंडियन पिनल कोड जो है, राइट, वो अभी चेंज होकर के सीआरपीसी चेंज होकर के एविडेंस एक्ट चेंज होकर के नए तरीके से उसको रिफॉर्म किया गया है। नोबडी इज परफेक्ट, नो नेशन इज परफेक्ट, नो एक्ट और रूल इज परफेक्ट, चेंजिंग है। तो अभी जो चल रहा है मैं खुद देखता हूँ, वी शुड थैंक टू आवर रूल मेकिंग बॉडी या एक्ट मेकिंग बॉडी। मैं जब आया तो मैंने देखा कि ये जो हमारे समाज में जो अपराध होता है, राइट, उसमें जो सजा का प्रावधान है, जो भी सजा होता है, वो कितना पहले से उसके बारे में सोचा गया था, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो आप जो बोल रहे हैं कि और क्या कर सकते हैं, तो ये एक दिन का कोई डिसीजन नहीं होगा, इसमें और थोड़े से, फिर मैं बोला कि इतना बड़ा हमारा देश है कि इसमें थोड़े से हम अगर स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ जगह स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है। आप देखिए हमारे देश में ट्रैफिक रूल को लेकर के, बहुत छोटी सी चीज बोलूंगा, ट्रैफिक एज सच हमारा स्ट्रिक्ट नहीं है। आप फॉरेन जाइए, मैं था सिंगापुर में, मैंने वहां देखा कि अगर आप ब्रीच करते हैं थोड़ी सी भी चीजों को, ठीक है, यू हैव टू बी पे फॉर इट, पेनाल्टी, राइट। हमारे देश में वो नहीं हो सकता। तो कुछ चीजें हमारे देश में करने की बहुत जरूरत है, लेकिन शायद तक वो हो नहीं पाएगा। मैं प्रैक्टिकल चीज बोलूंगा, कोई ऐसा थ्योरी या ऐसा रिफॉर्मिस्ट होकर नहीं बोलूंगा ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, मुश्किल है। आज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आज हमारे जो एक्ट्स हैं, रूल्स हैं, सफिशिएंट हैं। कुछ स्कोप है करने का, समय के साथ वो भी होगा। एनीथिंग मोर? और मेरा एक और ये क्वेश्चन था कि छत्तीसगढ़ में मतलब कौन सा सबसे ज़्यादा क्राइम होता है और कौन से एज ग्रुप क्राइम में इन्वॉल्व होता है? हाँ, हमारे यहाँ क्राइम जो है, फिर भी मैं कंपेयर करूँगा कि अदर स्टेट्स वी आर लकी टू हैव नॉट दैट रेशियो, हमारा वैसा नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो है 376 ओल्ड एक्ट में, जिसे हम रेप कहते हैं, ये है, मर्डर है, और अभी जो सबसे ज़्यादा हो रहा है साइबर क्राइम, स्कैम, जो आपको फूल करते हैं। अब मैं दुनिया को क्या बताऊं, मैं खुद अभी कुंभ जाना था, मैं पंजाब में था, मेरे और हैं कलीग हैं, उन्होंने अपना ऑनलाइन बुक कराया मेले के नाम पे, और हम लोग पोस्ट होल्ड करने के बाद भी वी वर चीटेड। तो ये जो भी क्राइम है हमारे यहाँ यही है, और ज़्यादा क्राइम नहीं है। फिर भी रेशियो में दूसरे स्टेट से हम ठीक है, अभी भी हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, सीधे हैं इन कंपैरिजन टू अदर्स। थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा पुलिस को, लोगों में और अवेयरनेस लानी पड़ेगी। हर इंस्टीट्यूशन, कोर्ट, पुलिस सब कोशिश कर रहे हैं, और आई होप वन डे क्राइम रेट गिरेगा। उससे ज़्यादा हमारे यहाँ और कोई ऐसा क्राइम नहीं है। वी डोंट हैव एनी इंटरनेशनल बॉर्डर, वी डोंट हैव एनी कोस्टल एरिया, सो हमारे यहाँ कोई स्मगलिंग और बाकी टेररिज्म और उसके बाद मतलब स्मगलर्स जो क्रॉस द बॉर्डर कुछ लाते करते हो, तो हमारे जो छोटी मोटी ये जो क्राइम जो सभी जगह है वो हमारे यहाँ है।
मैं 5वीं बैच में हूँ और मेरा क्वेश्चन है, क्या आप लोग के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर होता है? अगर होता है तो आप लोग उसको कैसे हैंडल करते हो? क्या आप लोग अपने डिसीजंस के लिए फ्री रहते हो लेने के लिए या फिर कोई इन्फ्लुएंस करते हैं? हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, सब प्रकार के लोगों से मिलना होता है। मैंने पहले बताया कि मेरा पोस्ट एक प्लेजर पे है। अगर आप लोग आगे पढ़ेंगे या किसी ने पढ़ा होगा डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, मतलब आपको उस पद में रखा गया है शासन का पक्ष रखने के लिए। तो पॉलिटिकल प्रेशर इसलिए अभी नहीं देखना पड़ता क्योंकि मैं तो खुद मैं वन ऑफ कहना चाहिए विंग हूँ स्टेट का, स्टेट की ही बातों को रखना है। तो प्रेशर आता भी है तो भी पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपीरियंस से हम उसको ठीक है ओके डील कर लेते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस होकर के काम नहीं करते। एटलीस्ट मेरे को ऐसा लगता है। इससे पहले मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आई वॉज थ्राइस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर यूनियन ऑफ, जैसे आपने स्टेट का स्टेट के लिए डिप्टी एडवोकेट जनरल हूँ, तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी रहा हूँ। तो जब कोई बात मेरे को नहीं लगी, एक बात ऐसा कि मेरे को ये करना है प्रेशर में, तो आई रिजाइन इट। बेटर टू रिजाइन, बेटर टू गिव अप और succumb to that pressure is not good thing, नहीं करना चाहिए। मैं अपने तरफ से कोशिश करता हूँ कि मैं किसी के प्रेशर में आके काम करूँ, ऐसा नहीं करता। और मैं ही नहीं, बाकी सभी एक जैसे हो ये नहीं कह सकते, मोस्टली ये नहीं करते, कोई नहीं करता। कोशिश सबकी रहती है, कोई भी आदमी बुरा नहीं बनना चाहता, कुछ छोड़ना तो पड़ेगा समाज में। मेरा नाम ऋग्वेदिता टंडन है, मैं क्लास 12 में PCMB स्ट्रीम्स में हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि कोलोजियम रूल क्या होता है, कोलोजियम लॉ, और उससे सिलेक्शन के प्रोसेस में क्या क्या अफेक्ट होता है? कोलोजियम क्या होता है, हमारे देश में अभी भी जो हाई कोर्ट जजेस हैं और सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, इनके अपॉइंटमेंट का जो मोड है, कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो जजेस को हाई कोर्ट जज अपॉइंट करने के लिए उनका एग्जाम कंडक्ट करे। होता यह है कि जैसे हम हाई कोर्ट में फॉर एग्जांपल कोई प्रैक्टिस कर रहा है, अच्छा प्रैक्टिस कर रहा है कोई एडवोकेट, और जो ऊपर की जो कॉलेजियम में जो चीफ जस्टिस होते हैं उनके साथ 2 कंपेनियन जज होते हैं, हम उसको J1 J2 बोलते हैं, सीनियर मोस्ट। वो बैठ कर उनके काम का एक कहना चाहिए आकलन करना, ठीक है, वो करके उनका नाम फॉरवर्ड करते हैं कि ही इज अकॉर्डिंग टू अस फिट टू बिकम अ हाई कोर्ट जज। वो नाम फिर जाता है स्टेट के रिकमेंडेशन से सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस वहाँ जो चीफ जस्टिस एंड 4 कंपेनियन जजेस J1 J2 J3 J4 वो बैठते हैं, और कॉलेजियम में वो बैठ करके फिर उसका इवेल्युएशन करते हैं काम का। और जब उनको लगता है कि ही इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ दैट योर इन्वॉल्वमेंट इन एनी काइंड ऑफ क्राइम, उनके पीछे पहले फिर जो IB है LIB है जांच करती है और देखती है कि ऐसा तो नहीं कि हम ऐसे व्यक्ति को कल को कोर्ट हाई कोर्ट जज बना रहे हैं जो इन्फ्लुएंस हो जाए या उनका बैकग्राउंड सही नहीं है, और वो कल इन्फ्लुएंस होकर के कोई ऑर्डर कर दें, तो वो अगर सबसे फ्री रहते हैं तो फिर वहाँ से नाम रिकमेंड होता है कॉलेजियम से, वो जाता है फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको साइन करते हैं, फिर उसके बाद वो हाई कोर्ट आता है, हाई कोर्ट में फिर उसको एज ए एडिशनल जज बनाते हैं, और काम अच्छा रहता है तो उसके बाद उनको फिर कंफर्म करते हैं एज ए हाई कोर्ट जज। कॉलेजियम सिस्टम यही है। इसके ऊपर बहुत सारे डिबेट होते हैं कि एक IAS IPS और एक छोटा सा भी कोई एग्जाम देना होता है, पोस्ट में सेलेक्ट करना होता है, तो उनके लिए भी एग्जाम होता है। तो हाई कोर्ट जज जैसे इतने बड़े पोस्ट पे अगर किसी को बनाना तो कोई एग्जाम क्यों नहीं। बट आप ये सोचिए एट द एज ऑफ अ पर्सन हु इज प्रैक्टिस, उसमें एक बार है, देयर इज नो रिटन लॉ बट 45 इयर्स एज प्लस में ही बनाते हैं, तो क्या उस समय वो एग्जाम देंगे? तो ऐसा कोई भी एडवोकेट एग्जाम देकर के जज बनना नहीं चाहेगा। तो उसका वही सिस्टम है कि उनके काम को आकलन करके उनको जज बनाया जाता है। यही है कॉलेजियम सिस्टम।
जैसे कि अगर आपके पास कोई भी केस आता है जो कि आपको लगता है कि वो हैंडल हो जाएगा, बट उसके केस के सारे डायमेंशन की तरफ से आपको कैसे सोचने का वो आप कैसे करते हैं? मेरे कुछ ऐसे बताया कि जो सीनियर थे उनके पास मेरी इतनी लिबर्टी थी कि मैं कुछ भी, मतलब वहाँ उनके सीनियर थे, उनके वॉल्यूम ऑफ केसेस थे, मैं जो चाहूँगा वो कर सकता था। मेरा शुरू से इंटरेस्ट था कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर और सर्विस मैटर पे, और कुछ किया मैंने सिविल पे, कुछ क्रिमिनल पे। क्रिमिनल जो केस होता है तो उसमें जो एक एडवोकेट होता है ना, वो एक प्रोसिक्यूशन स्टोरी जो इंसिडेंट हुआ है, उस इंसिडेंट को वो एक पैरेलल स्टोरी ड्रॉ करता है, पैरेलल स्टोरी ड्रॉ करता है और उसके बाद वो अपना केस फाइट करता है, राइट। सर्विस मैटर में क्या होता है, वो एक किसी का अपॉइंटमेंट होता है तो एक पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट रूल से होता है, तो बस हमको उसमें देखना पड़ता है कि ये जो रिक्रूटमेंट रूल है उसमें सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन दिए हैं, किसी का अपॉइंटमेंट, किसी का रिमूवल, क्या उसका ब्रीच हुआ है। We have to argue the case on the basis of the Supreme Court judgments जो ऑलरेडी उसमें सेटल हो चुका है, और वो जो जजमेंट है उसको रेफर करके अपने केस में वो कैसे एप्लीकेबल है, दैट वी डू। तो यही करना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स मैंने क्या, जैसे अगर आपने सुना होगा कि रिजर्वेशन पे जो 58 to 50% रिजर्वेशन, व्हाई दैट इज नॉट वाज नॉट गुड एंड इट वाज हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो सेटल्ड जजमेंट्स हैं उसकी स्टडी, उसके बाद उस क्यों वो गलत है, स्टेट ने जब वो अमेंडमेंट किया या रूल लाया तो उसने कहाँ उस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का वायलेशन किया, उसकी स्टडी, और बस आपको वही करना पड़ता है। केस तैयार करके जज साहब के सामने आपको, जो है हाईकोर्ट जज, उनके सामने अपने आप को प्रेजेंट करके ये बताना पड़ता है दैट दिस इज नॉट सपोर्टेड बाय लॉ और दिस इज नॉट सपोर्टेड बाय द पर्टिकुलर एक्ट एंड रूल। बस नहीं करना होता है। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम गुंजा साहू है, मैं क्लास 12 मैथ स्ट्रीम से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा कोई केस आपके करियर में जो आप जिससे आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिला हो या फिर आपको बहुत उससे बहुत कुछ सीखने को मिला हो? हाँ, होता है। जैसे 100 केस मान लो, अगर एग्जांपल के मैं लिया 100 केस, 90 केसेस तो रूटीन के होते हैं। इतने दिन के प्रैक्टिस में अब तो ऐसा है कि कोई आएंगे, क्लाइंट आएंगे, अपने केस बताएंगे तो दिमाग में पूरी पिक्चर ड्रॉ हो जाती है और उसका एंड भी पता चल जाता है, क्या कि हमने वही किया है। आपको जैसे अगर मान लो यहाँ से अगर बेमेतरा जाना हो तो आपको रूट पता है ना, अब जिस जगह पे आप नहीं गए हो उसका रूट अगर आपको नहीं पता तो उसके लिए आपको क्यूरियोसिटी से गूगल जाते हैं, गूगल मैप में तैयारी करते हैं कि इधर जाऊँगा ऐसे पहुँचूंगा, और जब आप पहुँच जाते हैं वहाँ वो डेस्टिनेशन, खुशी होती है। ऐसे कुछ केसेस 10% होते हैं जिसमें सच में खुशी होती है। एक था जिसको हम उसको बोलते हैं अनुकंपा नियुक्ति, कंपेशनेट अपॉइंटमेंट। उसके फादर की डेथ हो गई थी और उसने अप्लाई किया और उसको नौकरी नहीं मिल रही थी। वो अपना घर परिवार चलाना चाहता था, तो क्या करता था वो, इधर कहीं का था महासमुंदर का, वो एक पर्टिकुलर एक कोई गार्डन था चौपाटी जैसा, वहाँ वो चाट का ठेला लगाता था और वो केस मैं उसका फाइट कर रहा था। विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐसा हुआ कि मैंने केस जीता। वो इतना खुश हुआ, अपने पूरे परिवार को लेकर आया और परिवार को आकर लेकर इतनी सारी दुआएं दिया कि कल तक सर मैं, मतलब ऐसा नहीं था वो एजुकेटेड नहीं था, वो अच्छा ये थी, वो ग्रेजुएट था, सब कुछ कंपेशनेट अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल था, लेकिन बस हमारे यहाँ जो रेड टैपिस में जिसको बोलते हैं कि समय लगता है किसी भी चीज़ को और सरकारी तंत्र है, तो उसको जब वो नौकरी मिलेगी इस बात की खुशी थी, तो पूरे परिवार का कि सर अब मैं एक ऑफिस में काम करूंगा और अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे चुकूंगा। और शायद तक उसके जब वो जो अपना चार्ट का जो भी था उसका कार्ड था ना, उस चार्ट के कार्ड में उसके घर की उसकी वाइफ और बच्चे, वो सब पूरा परिवार उसमें काम करते थे कि सर अब हम लोग को समाज में रोड के सामने रह करके ऐसा नहीं करना पड़ेगा, एक अच्छी जिंदगी हम लोग को भी जीने को मिलेगा। तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो सच में बहुत खुशी देती है। एक और ऐसा था जिसमें उसकी वाइफ थी, वो नौकरी चले जाने के बाद
सिलाई बुनाई ये सब करती थी और रोता था सर मेरे को अच्छा नहीं लगता ये देख करके कि मेरी वाइफ एक अच्छे घर से थी, सब कुछ था, आज उसको ये सब करना पड़ता था। मैं बोलता था बस यहाँ ये होता है कि कोर्ट में केसेस में टाइम लगते हैं, कि जो रेशियो है ना हमारे यहाँ कि इतने पॉपुलेशन में इतने जज होना चाहिए वो नहीं है, तो टाइम लगता है। लेकिन उनका भी जब केस जीता उनको वापस उनकी नौकरी मिली, आज भी वो याद करता है और बहुत खुश है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं बहुत खुशी देती है। थैंक यू सर। मेरा एक और क्वेश्चन था कि हमें मतलब हमारे एज ग्रुप को ऐसे कौन कौन से नियम कानून हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और हमको पता नहीं है, फिर हमको जो पता होने चाहिए। तो देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छा है कि आर्टिकल 14 जो आपके काम का है 14 है, अभी जो राइट टू इक्वालिटी जिसे हम कहते हैं, आर्टिकल 21 है जो राइट टू लाइफ है। फिर आप बच्चियां हैं, आपके लिए है मतलब नाउ ईयर 12th नाउ मेजर है, अभी मेजर नहीं हुए 18 नहीं हुए ना तो भी, हाँ तो अभी आपके लिए जो है वो एक निर्भया केस के बाद जो पॉक्सो का जो है एक्ट है वो सब आपको प्रोटेक्शन देते हैं। तो कुछ जो हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, वो फंडामेंटल राइट्स में ये आपके काम का है कि ये आपके विश के अगेंस्ट कोई आपके साथ गलत नहीं कर सकता। जो प्रोटेक्शन देता है हमको आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, आपको जबरदस्ती कोई डिटेन नहीं कर सकता, आपको इंडिया में कहीं भी मूव करने के लिए कोई रोक नहीं सकता। आप यहाँ है कर्नाटक जाना चाहिए आपको नहीं रोक सकता। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो हमको लाइफ कॉन्स्टिट्यूशन ने लिबर्टी दी है, तो ये सब चीज़ें जो हमको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, अगर आप सर्च करेंगे मिलेगा। कुछ काम किए, बाकी सब चीज़ें अभी आपके लिए अपॉइंटमेंट में इक्वालिटी, प्रमोशन में इक्वालिटी, फिर आपके रिलीजियन, आपका जो रिलीजन अगर कॉन्शियस है आपके रिलीजन को वर्शिप करने की जो आपको जो इक्वालिटी है वो देता है। तो ये सब फंडामेंटल राइट्स आपको है जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। और हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और फ्लेक्सिबल है। सबसे अच्छी बात जिसको बोलते हैं ना लचीला संविधान और प्रोटेक्ट करने वाला संविधान। हमारे जैसा अच्छा इंडिया जैसा संविधान शायद ही किसी देश के पास हो। हम लोग को प्राउड फील करना चाहिए। दो इट इज अडॉप्टेड फ्रॉम सेवरल नेशंस, 9 देश है जहाँ से इसको हमने अडॉप्ट किया है। ये एक मतलब कहना चाहिए कि फर्स्ट टाइम रिटर्न नहीं है, अडॉप्ट करके यहाँ का अच्छा लगा, यहाँ का अच्छा, ऐसा करके एक कंपाइलेशन है। कंपाइलेशन के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा आप लोगों को गर्व फील करना चाहिए कि हमारा संविधान बहुत अच्छा संविधान है। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन है? लास्ट को एक क्वेश्चन ले सकते हैं हम, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं कुछ पूछ लेती हूँ। तो आप लोग में से कोई शेयर करना चाहेगा कि आपको कौन सी ऐसी बात है जो बहुत क्लिक कर गई और आपके लिए बिल्कुल काम की है? आप में से कोई भी एक अगर शेयर करना चाहे कुछ शब्दों में कि आज का सेशन कैसा रहा। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि अपने टाइम को और अपने एनर्जी को सही चीज़ में यूटिलाइज करना चाहिए। और अगर कोई भी बात, अगर कोई कन्वर्सेशन है तो उससे अच्छी बातों को अपने अंदर लेना चाहिए। थैंक यू बेटा, अच्छी बात पे ध्यान दिया आपका। इसके साथ साथ मैं गणेश भैया को बुलाना चाहूँगी इस सेशन के, उनकी शेयरिंग के लिए उन लोगों के साथ आगे सेशन। प्लीज़ गणेश भैया। आदरणीय विनय भैया को मैं मेरी ओर से और प्रेरणा विद्यालय सभी टीचर, बच्चे, सभी संचालक मंडल की ओर से मैं नमन करता हूँ। एक्चुअली मतलब हमारे संबंध इतने पुराने हैं, यह 10 साल से ज़्यादा हो गया, लगभग 10 साल से ज़्यादा। अभी मुझे लगता है जब से विद्यालय शुरू किए हैं और हायर लर्निंग की क्लासेस जब से शुरू हुई, मुझे लगता है 40 से ज़्यादा बड़े व्यक्तित्व के धनी लोग हायर लर्निंग क्लासेस को कंडक्ट करने आ चुके होंगे। मैं जितनों को याद करता हूँ कुछ न कुछ रिलेशन सभी से हमारे हैं।
पर आदरणीय विनय भैया ही एक ऐसे व्यक्ति पहली बार ऐसे आए हैं जिनसे हमारा जो रिश्ता है बहुत ही करीब का है। मतलब ये हमको पूरा अपना मानते हैं और हम लोग तो मानते ही हैं। हम लोग मतलब आदरणीय साधन भैया जिन्होंने मतलब स्पेशली बहुत दिनों से मेरे को बोलते रहे भैया को किस तरह का समय लीजिए भैया करके, और भैया के लिए हमको समय देना वैसा कोई वो नहीं था। मतलब कई सारी चीज़ों को कैंसिल करके भी आ सकते हैं, आए भी हैं, वैसा कोई संबंध इतने वैसे हैं। पर बैठे बैठे वही सोच रहा था कि देखिए आप लोग कभी किसी हाई कोर्ट के वकील होगा, अधिवक्ता मतलब उसका वहाँ का जज या महाधिवक्ता, उसको एडवोकेट जनरल बोल रहे हैं, ऐसे लोगों से मिले हैं, ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ। किसी हाई कोर्ट के वकील से मिले आप लोग? मिले? और उससे नीचे वाले कोर्ट वगैरह? मैं अगर अपनी बताऊं तो उसके पहले केवल एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के वकीलों के साथ मिला है ना, और उस बीच में कभी कभार संयोग से मैं हाई कोर्ट वगैरह किसी कारण से किसी के साथ जाना हुआ, तो दोनों में जो डिफरेंस देखा मैंने है ना, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के वकील का, वो केवल वकील की बात कर रहा हूँ मैं, कभी किसी जज से वैसे मुलाकात तो हुई नहीं। एक्चुअली किसी जज से मिलना है ना, जुडिशरी के लोगों से मिलना मतलब सामान्य घटना ही नहीं है, और बहुत सारे कानूनी रिस्ट्रिक्शन भी हैं। बाय द वे मतलब भैया भी जो आए हैं ना, ये वैसे पब्लिकली किसी के साथ मिलना या अपने किसी चीज़ को शेयर करना, जैसे बाकी बेटा जो पूछ रही थी है ना, इस तरह के क्वेश्चन का आंसर देना इनके लिए मतलब सामान्य कभी भी नहीं है। सामान्य रूप से सामान्य लोगों से ये मिल नहीं सकते है ना। तो मैं तो केवल नीचे लेवल पे जो केवल वकालत कर रहे हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ कि उनके जलवे इतने भारी मैंने देखे हैं, मतलब बहुत ही इंप्रेसिव। उनसे मिलना ही मुश्किल है वकीलों से। मेरी फर्स्ट मुलाकात भैया से, हमारा जमीन का कुछ विवाद था यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वो विवाद चल रहा था। एक हमारे बहुत पुराने मतलब वकील हैं नरेश तिवारी जी, तो हमारा केस यहाँ से उठ के हाई कोर्ट चला गया। मैंने भैया से रिक्वेस्ट किया कि भैया कोई अच्छा वकील आप दिला दीजिए, तो एकदम हट से उनके भैया का देना था, इनके रिलेशन पुराने पहले से अच्छे हैं, तो इनके पास पहली मुलाकात मेरी हुई। तो उसके पहले हाई कोर्ट वकीलों के प्रति मेरा जो था कि इतना बड़ा डिफरेंस, बहुत मोटी गाड़ियाँ, एकदम चमकदार ऑफिस, और उनसे समान रूप से कोई मिल नहीं सकता, अपॉइंटमेंट लेना। और पुराने किस्से में मैं जहाँ रहता हूँ, आपको अगर एक 15 मिनट का स्लॉट लेना है तो बहुत मोटी मोटी रकम, हजारों में नहीं लाखों में आप रकम अकाउंट में जमा करोगे, उसके बाद आपको 15-20 दिन बाद का या 1 महीने बाद का आपको 15 मिनट का स्लॉट मिलेगा। उस स्लॉट को अगर आप मिस कर गए तो अगेन फिर उतना पैसा जमा करोगे, फिर उतने दिनों बाद आपको उनसे मिलने का समय मिलेगा। तो एक तो बड़ी कृपा वो रही कि हमारे क्या बोलते हैं नरेश तिवारी भैया यहाँ के जो वकील हैं, इनके रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं, तो उनके कारण इनसे मिल गया। ऐसा शुरू में वैसा फील आया। मैं बैठे बैठे उसी सब चीज़ों को एकदम याद कर रहा था कि इनके साथ इतना गहरा रिलेशन हमारा कैसे बन गया। मेरे को ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं हम लोग बहुत अच्छा व्यवहारिक लोग हैं, मतलब हम लोग अच्छा व्यवहार निभाना जानते हैं, इसलिए इनको मतलब अच्छा रिलेशन में हमने कन्वर्ट कर लिया, ऐसा मेरे को फील आता था। पर मैं बारीकी से पूरा ध्यान दिया तो मुझे एकदम वही समझ में आया, भैया इतने सरल है, मतलब इनके पास कोई दिखावा नहीं है ना, बनावटी बातें नहीं करते हैं, प्योर नेचुरल, इतने विनम्र हैं, जैसे नाम इनका है ना, उससे ज़्यादा गहराई में प्योर नेचुरल इनका। मैंने वही सब चीज़ को याद किया कि सारा क्रेडिट तो इन्हीं का है। भैया बोले तो मैं क्रेडिट ले लेता करके, मुझे भी वो क्रेडिट लेने का मन था कि मैं इतना अच्छा रिलेशन अपने कारण बना पाया हूँ, पर मेरे को ध्यान आया कि पूरा क्रेडिट तो इन्हीं का। इतने हम्बल हैं, आप देखो एकदम अकड़बाज आदमी के साथ दोस्ती अच्छी बनती है या सरल आदमी जो एकदम क्लियर होकर सब बनती है ना। ये शुरू से इतने बड़े पोस्ट को होल्ड करते हुए, ये बहुत सारी और चीज़ें हैं ना, मतलब इनके ससुर जी वो हाईकोर्ट जज बनना मतलब बहुत रेयर लोग हैं, बहुत गिनती के लोग हैं, 140 करोड़ लोगों में भारत में। इनके ससुर जी हाईकोर्ट जज, इनके यहाँ भाभी जी मैडम, मतलब भाभी जी बोलने का अधिकार इन्होंने मुझे दिया है ना। वो पोस्ट बहुत बड़ा है, बहुत सम्मानजनक पोस्ट है ना, मतलब जिनसे मिलना ही मतलब सामान्य है ही नहीं, कोई मिल ही नहीं सकता एक्चुअली है ना, मिलना अलाउड भी नहीं है। पर इनके मतलब चलते है ना, वो भी बहुत ही हम्बल हैं।
वो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, है ना। बिटिया एक हैं, वो हमेशा टॉपर हैं, अलग लेवल की है, इनका संस्कार अलग है। इनके यहाँ इनके जो बताया ना ब्रदर इन लॉ वो भी डिस्ट्रिक्ट जज हैं। और एक और आपने बताया कि एडवोकेट जनरल है ना। तो ऐसे इतना बड़ा प्रोफाइल, उसके बाद कुछ चीज़ें और भी जानता हूँ, मतलब मैं कर ही देता हूँ शेयर। यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं, है ना, वो इनको एकदम सगे भाई जैसा पूरा वो देते हैं, है ना। मतलब सगे भाई को क्या मतलब उससे ज़्यादा ही कुछ मैंने फील किया है। जो यहाँ के PWD मिनिस्टर भी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ एकदम रिश्ता मतलब बिल्कुल घर जैसा ही है, जो बोले सब हो जाए। इसीलिए वो शायद मतलब मैडम जी का ट्रांसफर होता है, इतने पावरफुल हो गए कि आप रिप्लाई नहीं करके जो अपेक्षा उनकी गलत नहीं है मैडम जी की, पर ये किसी भी रूल्स को अपने हित के लिए वायलेट करे, दबाव बनाए, प्रेशर बनाए, ये खुद तो कभी भी वैसा विड्रॉ नहीं करता है ना। कानून को खुद भी मानते हैं और जितना बेहतर। मैं हमारे एक दो जो केस थे जो हाईकोर्ट गए, उन केसेस को खासकर जमीन वाला दीवानी मुकदमा अगर किसी को पता हो तो पीढ़ियों तक चलती है, सालों चलती है ना। भैया ने एक एक दो दो हियरिंग में हमारे केस जिताया, मतलब हमको केस जिताया। 2-3 केस ऐसे हैं जिनको एक एक दो दो हियरिंग में जिताया। तो एक तो जिस विधा में है, जिस फील्ड में है, उस फील्ड के एकदम मास्टर हैं और इनके रिलेशन घर के ही अपनी पोजीशन बहुत बड़ी है। ऐसे लोगों से मिल पाना मतलब वो जो मतलब जिसको बोलते हैं ना, हमारे लिए बहुत प्राउड की जो बात है, वो शब्द बहुत छोटा है ना। जो हमने समझ लिया, स्वीकारा हुआ है ना। किसी हमारे एक बहुत जिंदगी के एक्सपीरियंस से गुजरे हुए काफ़ी एक बड़े व्यक्ति ने मुझे कभी बोला कि आपकी ज़िंदगी में 2 लोग, एक अच्छा डॉक्टर और एक अच्छा वकील अगर है आपकी ज़िंदगी में, तो आपकी ज़िंदगी के 90% तकलीफें ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो एक अच्छा डॉक्टर मिलना मुश्किल रहता है, एक अच्छा वकील मिलना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल रहता है ना। और हमारे लिए कितनी गौरव की बात है ना, कि वो जज भी है ना, महादेवता भी है ना, और वकालत तो है ही है ना। ये मतलब एक्चुअली संबंध हमारे इतना ऊंचा गहरा चला गया है, उसका भी क्रेडिट दिया तो लाती को जाता है। ये भी आपका इतनी बातें इसलिए शेयर कर रहा हूँ एक्चुअली कि जो लाइन बार बार इन्होंने आखिरी तक रिपीट किया है ना, जिसको बहुत बड़ा सबसे बड़ा मंत्र बताया जिंदगी के लिए, है ना। कौन सा मंत्र बताया? इनफाइनाइट ग्रेटिट्यूड। और हम जिस हमारे पूज्य गुरुदेव है ना बाबा नागराज जी के मार्गदर्शन में चल रहे हैं, उन्होंने भी मतलब अपने सभी ज्ञान का जो निचोड़ है सार रूप में पहला और आखिरी लाइन में उन्होंने भी यही बताया। उन्होंने पूरा अनुभव करने के बाद जो पहला पुस्तक था मानव व्यवहार, उसमें पहली लाइन ही वही लिखी है ना, कि अपने मतलब जो सुपथ प्रदर्शक हैं, पुराने जो पूर्वज हैं हमारे, उन सब के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए ये मानव व्यवहार लिखा है। क्योंकि उनके ही कारण, उनके ही आशीर्वाद, उनकी कृपा के कारण ही यह मैं प्रतिपादित कर पा रहा हूँ मानव व्यवहार। ये पहला लाइन ही उनका है और लास्ट भी वही है ना। अभी 2 दिन पहले लंबा हो जाएगा, मतलब वो रामायण का वो दृष्टांत है ना, जिसमें वो मृत्यु शैया पे पड़ा है रावण, और वो राम जी लक्ष्मण को कह रहे हैं कि रावण महाज्ञानी है भाई, तू जाकर उससे ज्ञान ले ले, उसके प्राण छूटे उसके पहले, है ना। वो स्टोरी है, कभी मतलब सुन लेना। उसमें भी अल्टीमेटली ज्ञान प्राप्त करना है, बड़ा होना है, कुछ अचीवमेंट पाना है, अपने होने के गौरव को प्राप्त करना है, तो पहला और अंतिम लाइन है कृतज्ञता, इनफाइनाइट ग्रेटिट्यूड वाला। और ये पूरी तरह से उसको जीते ही हैं। मैं लंबे समय से देख रहा हूँ, मेरे ऑब्जर्वेशन में इससे पहले उतना गहराई से नहीं आया। आप सबको बहुत धन्यवाद। आप सबके प्रति मैं वाकई में ग्रेटिट्यूड फील कर रहा हूँ कि इतने 10 साल के रिलेशन में उतना नहीं खुल पाया या उतनी चीज़ें मैं ऑब्जर्व नहीं कर पाया, इनसे जो आप लोगों के सहयोग में हो पाया। तो ये सेशन तो रियल में मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा। मैं काफ़ी भावुक भी हो रहा था बीच में, तो थैंक यू सो मच भैया जब की ओर से जुड़ा। देखिए भैया के अंदर भाव इतना था कि मैं
अपना ही स्कूल है, अपने बच्चे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे दूँ, है ना। और एकदम नेचुरल वे, और काफ़ी चीज़ें रैंडम भी गई, पर सारी चीज़ें इतनी गहरी और इतनी बड़ी बातें थी। तो हम लोग चाहेंगे दीदी एक बार रिपीट क्लास, अगला सीजन पार्ट 2, है ना। अभी तक किसी का पार्ट 2 नहीं है, पर भैया से जरूर प्रैक्टिस करनी है। तो इसी के साथ बहुत धन्यवाद, है ना। एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू मैम, आपने एक और दूसरा पक्ष का परिचय तो हमें दे ही दिया, हम और जान पाए सर को, थैंक यू सो मच। उसके अलावा मेरा भी कुछ क्योंकि बहुत ही अच्छा सेशन रहा और मैं बच्चों को कॉन्सेंट्रेटली देखती रही, सब बहुत ध्यान से सुन पाए और जैसे परिचय अभी भैया ने दिया तो और भी कनेक्ट कर पाए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। मेरी भी उन चीज़ों में कुछ जगह पर ध्यान गया जो मैं शायद अपने बच्चों के लिए रिपीट भी करना चाहूँगी और मेरे लिए भी वो लर्निंग रही। जो आपने कहा वो चैनल, जो एनर्जी चैनलाइज करने वाला, तो बिल्कुल सही बात है, आप लोग सब रिलेट भी कर पाए होंगे कि सही जगह पे एनर्जी लगाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मतलब बाकी सारी चीज़ें या जो भी आप करते हैं उसमें। तो ये असेस कर पाना कि आपकी एनर्जी सही जगह पे लग रही है, सही डायरेक्शन में है और आप उसमें वही लगाएं, ना कि कहीं और जहाँ नहीं लगनी चाहिए। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात रही। साथ ही एक और बहुत अच्छी चीज़ आपने कही है कि वो बैलेंस वाली बात, कि बहुत ज़्यादा या बहुत कम परेशानी देता ही है, बहुत एक बैलेंस्ड व्यवहार या बैलेंस बिहेवियर को हम कर सकते हैं। उसके अलावा सहयोग वाली भी बात, अपने संयोग वाली बात भी कही कि हम अपने तरह से करते रहें, वो जो आएगा या होता जाएगा, मतलब हम प्रेजेंट में जिए, उसकी तैयारी करते रहें, बाकी तो समझ में आ ही जाएगा कि आगे नेक्स्ट क्या करना है, कैसे करना है। उसके अलावा इस मतलब ये हायर लर्निंग सेशन में 2 लोगों की जर्नी भी सुन ली हमने, आपकी और आपके वाइफ की, तो एक बहुत ही अच्छा रहा हमारे लिए कि 2 लोगों की हमें एक बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनने को मिली। मुझे लगता है आप लोग भी कनेक्ट कर पाए होंगे कि उन्होंने भी कितने अटेम्प्ट दिए और वो जहाँ पे अभी हैं प्रतिष्ठित जगह पे। तो थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी अच्छा सेशन रहा। और एक और जो मौन रखने वाली बात रही उसको मैं भी रिलेट कर पाई कि सही बात है, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए एक टाइम तो चाहिए होता है, उसके लिए हमें ये प्रैक्टिस तो करनी चाहिए कि हम शांत रह के अपने कुछ विचारों को चैनलाइज कर पाएँ, सेल्फ रिफ्लेक्शन की जगह बना पाएँ। जो सेल्फ से गवर्न होना है हमें, उसके लिए कुछ दिन में समय तो होना ही चाहिए। तो बिल्कुल ग्रेटिट्यूड वाली बात को आगे बढ़ाते हुए सेल्फ रिफ्लेक्शन वाली बात को भी हम बिल्कुल ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें। तो बहुत ही यूज़फुल सेशन रहा हमारा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना प्रीशियस समय हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए निकाला, और प्लस हमारे टीचर्स के लिए भी, क्योंकि कॉन्स्टेंटली हम भी बहुत इंस्पायर होते रहते हैं इन सारे सेशंस के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं रिभा दीदी से रिक्वेस्ट करूँगी कि मानव तीर्थ जो हमारी पेरेंट्स संस्था है उससे कुछ प्रोडक्ट हैं वहाँ के बने हुए, साथ ही एक मोमेंटो स्कूल का, उसको प्रदान करने के लिए। तो रिभा दीदी प्लीज़, और मैं सीता दीदी से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि ये मोमेंटो दीदी को। एक जो बहुत ख़ास बात जो भैया क्या है, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, तो इन्होंने जो एक संकल्प लिया हुआ है और हेल्थ का भी होगा, ये साधना भी काफ़ी करते हैं, तो उसके चलते इनका जो संकल्प है, जैसे आपने देखा वो अपना खुद का बॉटल लेके आए हैं पानी का, कहीं का बाहर का पानी भी नहीं पीते, खाना खाना बहुत दूर की बात है और किसी से कुछ भी लेते नहीं। तो